Which economic number do you think is wrong every time it is reported? GDP number is not measured correctly. Second question. Oh wow. How much black money flows through one IPL season according to you? आज के हमारे गेस्ट है प्रोफेसर अरुण कुमार, JNU के रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये पॉडकास्ट ब्लैक मनी के ऊपर मास्टर क्लास होने वाला है और उन्होंने ऐसी चीजें बताई है जो आपको शॉक करने वाली है। ब्लैक इकोनॉमी इन इंडिया, इसका मतलब क्या होता है और कैसे समझा जाए कि ओके ये काला धन है? ब्लैक इनकम अलग होती है, ब्लैक वेल्थ अलग होता है और जो कैश है वो अलग है। यही गलती सरकार ने नोटबंदी में की। उन्होंने कहा ब्लैक मीन्स कैश, काला धन। उसका एक छोटा हिस्सा 1-2% ही कैश में है। तो इंडिया में जो जीडीपी है उसका कितना परसेंटेज आपके हिसाब से ब्लैक इकोनॉमी में होगा? मेरा EPW का आर्टिकल है 2016 का, नोटबंदी शुरू हुई उसके तुरंत बाद ही वो पब्लिश हुआ, तो उसमें मैंने एस्टिमेट किया कि 2012 तक ये 62% GDP का होगा। आपने एक बार 14 पॉलिटिशियंस का एनोनिमस इंटरव्यू किया था, राइट? उसमें से क्या लर्निंग्स आए थे आपके? मैंने ये देखना चाह रहा था कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो इलेक्शन में कितना खर्च कर रहे हैं और किस किस चीज़ पे खर्च कर रहे हैं। और सब ने बताया कि हम 35% आखिरी 3 दिन में खर्च करते हैं। शराब पिलाएंगे, साड़ी देंगे, कंबल देंगे, पैसे देंगे। तो उस समय 15 लाख की लिमिट थी। 15 लाख रुपए तक आप खर्च कर सकते हैं अपने इलेक्शन पे। अच्छा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। तो एवरेज में निकाला कि 1.28 करोड़ उनका एवरेज में 15 का 1.28 करोड़, और ये एवरेज 15 लाख होना चाहिए था 15 लाख से नीचे। पेनी स्टॉक्स के थ्रू ब्लैक इकोनॉमी में लोग कैसे पैसे बनाते थे? अगर आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते तो आप इमीडिएटली ऐसे क्या 2 या 3 पॉलिसी चेंजेस है जो करना चाहते फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी? ओह, दिस इज द ट्रिकीएस्ट वन। व्हिच इज द मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू यू? मोस्ट करप्ट India is currently the fastest growing large economy in the world. And if you want to take real benefit of this growth story, investing in Indian businesses and companies is non-negotiable. Whether you're already investing in markets or just starting your investing journey, Grow is one of the platforms to do it. Grow's interface is very clean and intuitive. Here you can trade stocks, mutual funds, ETFs, IPOs, bonds, even commodities, all from one app. Portfolio tracking is also very structured. You can see performance, understand sector allocation, and get a complete breakdown of your investments in just a few tabs. And because of this simplicity and trust, Grow has become India's largest stockbroker today. Check out the Grow app today for more details and stay tuned for this entire episode of Conversation with Kushal. Just before we start, जिन लोगों को आपके बारे में नहीं पता है, आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? मैं JNU में पढ़ाता था और वहाँ पे रिसर्च किया, पढ़ाया और पब्लिक डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया मैंने बहुत समय से। और कोशिश है कि जो अर्थव्यवस्था में बहुत ही मुश्किल चीज़ें हैं उनको सीधे ढंग से समझा पाऊँ, ये मेरी कोशिश रहती है। आपने अभी टोटल कितने बुक्स लिखे हैं? अभी हो गए, मतलब जो एडिटेड वॉल्यूम छोड़ के तो 8 के करीब किताबें हो गई हैं। और कौन से बुक्स है ये? एक तो सबसे पहले काले धन की अर्थव्यवस्था, ब्लैक इकोनॉमी इन इंडिया, फिर चैलेंजेस फेसिंग इंडियन यूनिवर्सिटी को मैंने एक एडिट किया था, फिर उसके बाद इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस हो गया, फिर उसके बाद जो हमारा जो काले धन की अर्थव्यवस्था जब डिमोनेटाइजेशन हुआ उस समय एक पतली किताब लिखी थी, फिर उसके बाद डिमोनेटाइजेशन एंड ब्लैक इकोनॉमी हो गया, फिर GST हो गया, फिर पैंडेमिक के ऊपर हो गया और इसके बीच में फिर हमने एडिटेड वॉल्यूम्स वगैरह पे भी काम किया। ऑल्टरनेट इकोनॉमिक्स सर्वे हम लोगों ने 1994-95 से करीब 2012 तक हर साल हम लोगों ने वो भी उस पर काम किया। तो ऐसे कई चीज़ों पे काम चलता रहा। तो इसको एक-एक करके हम डीप डाइव करेंगे। ब्लैक इकोनॉमी इन इंडिया, डिमोनेटाइजेशन, GST, कोविड, एंड इस पे डीप डाइव करेंगे कि आज इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स है और आपके हिसाब से इसको कैसे टैकल करना चाहिए। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन, ब्लैक इकोनॉमी इन इंडिया, इसका मतलब क्या होता है और कैसे समझा जाए कि ओके ये काला धन है, इसका मतलब क्या है? तो हम लोग बोलते हैं काली कमाई, है ना? तो जो अर्थव्यवस्था है उसमें लोग काम करते हैं और जो काम करते हैं तो उससे आमदनी होती है। तो आमदनी जो हम बताते नहीं हैं, जिस पे हम टैक्स नहीं देते हैं, वो काली कमाई होती है। और काली कमाई जो हम करते हैं तो उसमें से जो हम बचत करते हैं वो धन हमारा हो जाता है। तो आप देखें तो जैसे कोई भी आदमी कुछ एक्टिविटी करता है, एक्टिविटी में कमाता है
फिर उसको कंजम्पशन करता है, वो खर्च करता है, जो बचता है वो उसकी बचत हो जाती है ना? तो बचत को क्या करता है, वो इन्वेस्ट कर देता है। तो जो इन्वेस्ट होता है वो फिर उसकी वेल्थ बन जाती है। तो उसी तरह सफ़ेद अर्थव्यवस्था में होता है, काली अर्थव्यवस्था में भी ये होता है। तो काली कमाई एक है और काला धन कुछ और है, और कैश जो है वो एक कुछ और चीज़ है। मतलब ये तीनों अलग-अलग चीज़ें हैं। जैसे कि अब हमारी जो फॉर्मल इकॉनमी है ना? जिसको हम व्हाइट इकॉनमी बोलते हैं ना? उसमें कैश इन सर्कुलेशन जो होता है, जो आरबीआई से आता है, जो पब्लिक के बीच में घूमता है ना? वो तो अगर जो 40 लाख करोड़ रुपए अगर आज है, तो अर्थव्यवस्था तो करीब 350 लाख करोड़ की है। तो वही जो कैश है वो सर्कुलेट करता रहता है। इसलिए अक्सर लोग कन्फ्यूज़ आते हैं। वो बोलते हैं कि जब ब्लैक मीन्स कैश, तो ब्लैक डज़न्ट मीन कैश। कैश जो होता है, वो तो आपके एक पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स का एक हिस्सा होता है। जैसे कि अगर आप मतलब महीने में 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आप 1 लाख रुपए तो कैश नहीं रखेंगे घर में। आप 10,000 रुपए रखेंगे, फिर जब खत्म हो गए तो बैंक से और निकाल लेंगे, है ना? तो मतलब कि कैश जो होता है वो एक छोटा हिस्सा होता है, और जो कमाई होती है वो बड़ा होता है। तो इसलिए ब्लैक इनकम अलग होती है, ब्लैक वेल्थ अलग होता है, और जो कैश है वो अलग है। यही गलती सरकार ने नोटबंदी में कर दी। उन्होंने कहा ब्लैक मीन्स कैश, तो ब्लैक का मतलब कैश नहीं है। कैश तो सिर्फ ब्लैक को सर्कुलेट करने के लिए है ना? अगर ब्लैक कैश समझिए 3 लाख 4 लाख करोड़ रुपए उस समय था, तो एक ब्लैक इकॉनमी जो बहुत बड़ी है उससे, उसको सर्कुलेट कर रहा था। और ये जो ब्लैक वेल्थ है, जिसको हम धन बोलते हैं, काला धन, उसका एक छोटा हिस्सा 1-2% ही कैश में है। तो अगर आप ब्लैक कैश को निकाल भी दें किसी तरह से, है ना? तो बाकी तो ब्लैक वेल्थ आपकी बची हुई, है ना? 98% तो बची हुई है। और जितना अगर आपने धन निकाल भी लिया, तो वो क्योंकि ब्लैक इनकम जनरेशन नहीं रुकता उससे, तो वो तो 1 साल में दोबारा जनरेट हो जाएगा। तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है ये नोटबंदी करने का, है ना? क्योंकि आपने अगर कैश निकाल भी लिया सक्सेसफुली, तो ना ब्लैक इनकम जनरेशन खत्म होगा, ना ब्लैक वेल्थ खत्म होगी। ब्लैक इनकम और ब्लैक वेल्थ ये कैसे जनरेट होती है और इसको फिर टैकल कैसे कर सकते हैं ये प्रॉब्लम को? तो ये जो ब्लैक इनकम है, मतलब आपने कुछ काम किया, उससे एक आमदनी हुई, हुँ। और वो जो आमदनी हुई, वो अगर आपने डिक्लेयर कर दी तो वाइट है, अगर आपने नहीं डिक्लेयर की तो ब्लैक हो गई। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर है, उसके पास रोज़ 50 पेशेंट आते हैं, वो 30 पेशेंट की तो आमदनी दिखा देता है, 20 की नहीं दिखाता। तो जो 20 की नहीं दिखा रहा है वो उसकी ब्लैक इनकम हो गई, जो 30 की दिखा रहा है वो उसकी वाइट इनकम हो गई, है ना? तो जो आमदनी, जैसे कि बिज़नेस में क्या होता है, अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग होता है ना? मतलब कि मैंने अगर कपड़ा बेचा 10 गज़, तो मैं दिखा दूँगा मैंने 9 गज़ बेचा। मैंने अगर ₹10 प्रति गज़ उसका चार्ज किया, तो मैं दिखा दूँगा ₹9 मैंने चार्ज किया। तो जो मेरा रेवेन्यू ₹100 का है, मैं उसमें से सिर्फ़ ₹81 दिखा रहा हूँ, ₹19 मैंने निकाल लिया, है ना? तो जो ₹19 है, वो अंडर इनवॉइसिंग करके मैंने उसको ब्लैक इनकम जनरेट कर ली, है ना? तो ब्लैक इनकम जो जनरेशन होती है, वो अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग से होती है। तो ये तो मैंने अंडर इनवॉइसिंग का बताया। अब ओवर इनवॉइसिंग क्या होती है? जैसे कि अगर मुझे कपड़ा बनाना है, तो मैंने तो कपास खरीदा, मैंने 1 करोड़ का कपास खरीदा, मैंने दिखा दिया कि मैंने 1.5 करोड़ का खरीदा है, तो 50 लाख मैंने निकाल लिया। फिर मैंने अपने वर्कर हैं, वर्कर मेरे पास 10 है, मैंने दिखा दिया 20, और 10 लोगों की तनख्वाह मैंने निकाल ली। मैं उनको तनख्वाह दे रहा हूँ, समझिए ₹500, उसमें से ₹100 कैश में ले ले रहा हूँ, तो 400 उनकी हुई, ₹100 मैंने निकाल लिया, तो वहाँ पे वेजेस भी ओवर इनवॉइस हो गए। फिर मैंने अपने परिवार को एक होटल में ले गया मैं खाना खिलाने, वो मैंने दिखा दिया बिज़नेस एक्सपेंस हो गया, है ना? मैं परिवार को गोवा ले गया छुट्टी के लिए, तो मैंने कंपनी का ट्रैवल दिखा दिया। मैंने अपने घर में जो हमारा सर्वेंट है, उसको कंपनी का जो है दिखा दिया, है ना? सारे खर्चे अपने डाल दूँगा, तो वो भी एक तरह से ओवर इनवॉइसिंग हो रहा है ना? कॉस्ट को आपने ज़्यादा दिखा दिया, तो वो जो कॉस्ट को ज़्यादा दिखा दिया, वो भी ब्लैक इनकम हो जाती है। तो मतलब जो वेजेस हैं उनको हम बढ़ा के दिखाते हैं, है ना? तो वेजेस को बढ़ा के दिखाने में
हमारे फिर जो एक्स्ट्रा है वो हमारे पास मैनेजमेंट के पास आ जाती है, मैनेजर के पास आ जाती है ना? जैसे कि सत्यम के केस में सुनने में आया था उस समय कि वो 52,000 एम्प्लॉइज़ दिखा रहे थे, जबकि एक्चुअल में 42,000 थे। तो 10,000 जो वर्कर्स थे उनका वेज निकाल लिया, है ना? उसी तरह मैंने जब ये काले धन की अर्थव्यवस्था वाली किताब लिखी थी, तो उस समय हमारे जो कॉलोनी में साकेत में दिल्ली में सफाई कर्मचारी आते थे, तो मैं देखता था वो काम ठीक से नहीं करते। तो मैंने एक बंदे को पकड़ा, तो मैंने कहा भई क्या बात है कि आप लोग काम ठीक से नहीं करते, जो सफाई होनी चाहिए नहीं होती है। तो वो कह रहा था कि मैं आपको बताता हूँ, इस इलाके में 150 लोग हैं सफाई कर्मचारी जो आने चाहिए, उसमें से 75 आते नहीं हैं। वो पहली तारीख को आते हैं और वो साइन कर देते हैं, उनको 1/4 तनख्वाह मिल जाती है और 3/4 वो सुपरवाइजर रख लेता है। और जो बाकी हम आधे हैं, उनमें से भी बहुत सारे हैं जो सिर्फ हाफ टाइम आते हैं। वो 3/4 तनख्वाह लेते हैं, 1/4 छोड़ देते हैं। तो यानी कि जहाँ 150 एम्प्लॉयी होने चाहिए, सिर्फ 62 लोग हैं जो फुल टाइम काम कर रहे हैं। तो अपने आप ही, और जो ये जो कर भी रहे हैं वो भी उनको लगता है कि क्यों हम ढंग से करें, है ना? क्योंकि जब इतना करप्शन है तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो यानी कि ये जो अंडर इन्वॉइसिंग, ओवर इन्वॉइसिंग है जो बिज़नेस में ना, वो एक ज़रिया होता है काली कमाई करने का। और उस काली कमाई में से जो बचत होती है, वो फिर आपका वेल्थ हो जाती है। तो जैसे कि ये सुपरवाइज़र जो था, जो हमारी कॉलोनी में आता था, वो मैंने देखा 1990 में वो साइकिल पे आता था, 1992 में मोटरसाइकिल पे आता था, 1994 में एक मारुति कार में आता था। तो बड़ी तेज़ी से, क्योंकि वो एक बंदा अगर 30-40 लोगों की तनख्वाह निकाल रहा है, तो उसकी तो तनख्वाह बहुत हो गई, है ना? तो इसलिए वो बड़ी तेज़ी से फिर उसका वेल्थ एक्यूमुलेशन होता है। तो काली कमाई से ही काली वेल्थ, जो काला धन है, वो जनरेट होता है। पर जैसे मैंने कहा, कैश उसका एक बहुत छोटा हिस्सा होता है। आप तो जो अगर वेल्थ है तो उसको तो इन्वेस्ट करेंगे कोई कमाने के लिए। तो ब्लैक का जो होता है वो जगह-जगह इन्वेस्टेड होता है। आप हवाला के ज़रिए उसको बाहर ले जाते हैं, विदेशों में इन्वेस्ट कर देते हैं, और कुछ हिस्सा उसका राउंड ट्रिपिंग करके आप वापस स्टॉक मार्केट में ले आते हैं या इंडिया ले आते हैं, है ना? तो हमारे स्टॉक मार्केट में वो आ जाता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, है ना? या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाता है। तो ये जो काला धन है, ये तरह-तरह से होल्ड करते हैं लोग, है ना? कैश तो उसमें से 1-2% होता है, जैसे कि व्हाइट इकोनॉमी में भी जो कैश है वो 1-2% ही है ना? उसी तरह ब्लैक में भी है। तो इसीलिए ये एक फ़र्क करना पड़ता है काली कमाई में, काला कैश और काला धन। इनकी हुँ, जब हुँ। हम बात समझ लेंगे कि ये क्या है ना, तभी हमको सही पता लगता है। सरकार ने गलती कर दी, ये सोचा कि ब्लैक का मतलब कैश। जबकि उन्होंने कहा कि हम ये काला धन है, उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं, है ना? वो अच्छी बात है, क्योंकि काली जो अर्थव्यवस्था है जिससे काला धन जनरेट होता है, उसके बहुत ही गलत परिणाम होते हैं, और वो जो गलत परिणाम होते हैं उससे इकोनॉमी को बहुत धक्का लगता है। तो कइयों ने जैसे इसको डिस्क्राइब किया, ये दीमक की तरह है कि अंदर से खोखला कर देती है समाज को, है ना? तो वो बात बिल्कुल सही है कि अंदर से समाज को खोखला कर देती है, क्योंकि हम लोगों की सब एक प्रथा बन जाती है कि हम गैर कानूनी काम करें, है ना? और जितना गैर कानूनी काम करते हैं उतनी काली कमाई और जाती है। तो हमारी जो काली कमाई है, वो गैर कानूनी काम में तो होती है, वो जो अलाउड है उसमें भी होती है। वहाँ पे अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग होती है। और जो गैर कानूनी काम करते हैं वो तो पूरी कमाई जो है ब्लैक की है। तो जैसे स्मगलिंग हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, है ना? ये आपका जो है गन रनिंग हो गया, आपका प्रोस्टिट्यूशन हो गया, चोरी-चपाटी हो गई, ये तो पूरा ब्लैक ही है। पर जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप चीनी का उत्पादन कर रहे हैं, उसमें आपने दिखाया कुछ और जो आपका जो उत्पादन कुछ और है। डॉक्टर का काम हो गया, है ना? तो सारी एक्टिविटी में आप गैर कानूनी काम करके अपनी इनकम कम दिखाते हैं। तो लीगल एक्टिविटी में भी जो ब्लैक इनकम जनरेशन होता है, और इल्लीगल में तो पूरा का पूरा होता है। तो इंडिया में जो जीडीपी है, उसका कितना परसेंटेज आपके हिसाब से ब्लैक इकोनॉमी में होगा? तो ऐसा है कि एक प्रोफेसर कैल्डोर आए थे यूके से। उन्होंने 1955-56 में एस्टिमेट किया था कि 4 से 5% ब्लैक इनकम जनरेशन है। बड़ा एक रूडिमेंटरी था, पर एनालिटिकली बड़ा वो बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने क्या, प्रोफेसर कैल्डोर ने
उन्होंने एस्टिमेट किया था कि 4 से 5%। बहुत ही सिंपल माइंडेड था पर एनालिटिकली करेक्ट था। फिर उसके बाद वांचू कमेटी आई 1970 में, उसने बताया कि 7% जीडीपी का हो गया। फिर जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की स्टडी आई 1985 में, उसने कहा कि 1981 और 83 में उन्होंने कहा 18 से 21% है। फिर मैंने अपनी जो ब्लैक इकोनॉमी वाली किताब है जो 1999 में आई, तो उसमें मैंने कहा कि 1996 तक ये 40% हो गया था जीडीपी का। 40%? हाँ, माय गॉड। फिर मेरा ईपीडब्ल्यू का आर्टिकल है 2016 का, नोटबंदी शुरू हुई उसके तुरंत बाद ही वो पब्लिश हुआ। हालांकि मैंने भेजा तो उसको ऑलरेडी पहले से ही अक्टूबर से ही भेज दिया था, पर वो बिल्कुल टाइमली आया जब वो नोटबंदी अनाउंस हुई उसके तुरंत बाद वो आ गया। तो उसमें मैंने एस्टिमेट किया कि 2012 तक ये 62% जीडीपी का हो गया है। 62% of India's GDP was in black नहीं, economy. 62% इज अबव द डिक्लेयर्ड जीडीपी। अच्छा, मतलब above जो the जीडीपी declared अगर GDP. आपका 100 है Okay. तो आपका 62% उसके ऊपर है, तो Okay. 162 हो गया, हम्म. है ना? तो यानी कि हमारा जीडीपी जो सरकार डिक्लेयर करती है उससे ज्यादा है ना? क्योंकि ये जो अंडर इन्वॉइसिंग ओवर इन्वॉइसिंग है, इसके चलते हुए हम जीडीपी सही नहीं नापते। नहीं, मैं समझा नहीं। तो आप बोल रहे हो कि जैसे अभी $4 ट्रिलियन का फॉर एग्जांपल जीडीपी हाँ, है, तो आप बोल रहे हो कि ये ज्यादा है? नहीं, इसके ऊपर 62% और है, हम्म. मतलब $2.4 ट्रिलियन इसके ऊपर और ओके. है ना? तो मतलब हमारी अर्थव्यवस्था ज्यादा बड़ी हम्म. है ना? लेकिन होता क्या है कि जो काली कमाई होती है ना, उससे जो वेलफेयर मिलना चाहिए जीडीपी का, वो वेलफेयर नहीं मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही गलत चीज़ों में चली जाती है। तो जैसे कि वाइट जीडीपी को हम बोलते हैं, हम इसको गुड्स एंड सर्विसेज बोलते हैं। गुड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे समाज का जो वेलफेयर है वो इम्प्रूव होता है। आपने जैसे काम किया, आपने काम करके कुछ कमाया, तो जो काम किया उससे समाज का वेलफेयर भी बढ़ा, आपका भी वेलफेयर बढ़ा, आपने कमाई की, है ना? पर जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग है, उसको नेगेटिव मानते हैं, उसको बोलते हैं ये सोशल बैड है, इससे समाज में बुराई ज़्यादा फैलती है, इसलिए उसको जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता। तो जो बहुत सारा इलीगल काम होता है ना, वो समाज में सही वो नहीं देता। अब जैसे कि अगर कोई टीचर है, वो ठीक से पढ़ा नहीं रहा क्लास में, जिससे कि ट्यूशन मिले उसको, है ना? तो उसका असर क्या है कि बच्चे को क्लास में समझ नहीं आएगा, तो उसको लगेगा पढ़ाई तो बेकार है, हाँ, ये छोड़ो, वो पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं जाएगा। तो बच्चा मतलब पढ़ाई से दूर जाएगा। अब घर वो पेरेंट्स बोलेंगे बेटा अगर 90% 95% नहीं आए तो आपका आईआईटी में एडमिशन नहीं होगा, मेडिकल में नहीं होगा, तो ट्यूशन लगा देंगे। अब ट्यूटर भी आके आपको रट्टा लगवा देगा, आपको समझ फिर भी नहीं आया, तो बच्चे का जो ध्यान है पढ़ाई से पूरी तरह हट जाएगा। वो इम्तहान तो पास कर लेगा, लेकिन उसको जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए नॉलेज का वो नहीं होगा, तो एक परमानेंट डैमेज हो जाता है। तो यानी कि आपने पहले स्कूल में खर्च किया, फिर ट्यूशन में खर्च किया, और लेकिन बच्चे को समझ नहीं आया, तो एक तरह से वेस्ट हो गया, है ना? तो बहुत सारी जो ब्लैक इकोनॉमी होती है उसमें इस तरह की नेगेटिविटी जुड़ी होती है ना, कि इससे समाज में गलत परिणाम आते हैं। तो उसके मैं संज्ञा देता हूँ ये कि ब्लैक इकोनॉमी इज लाइक डिगिंग होल्स एंड फिलिंग होल्स, गड्ढा खोदिए और गड्ढा भरिए, है ना? क्यों? कि अगर आपने दिन में एक व्यक्ति को लगा दिया गड्ढा खोदने में और रात में एक व्यक्ति को लगा दिया उस गड्ढे को भरने में, तो अगले दिन 2 लोगों की आमदनी होगी लेकिन आउटपुट 0 है। तो मैं कहता हूँ या एक्टिविटी विदाउट प्रोडक्टिविटी, मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उस गड्ढे में उसका कोई आपको प्रोडक्टिविटी नहीं मिली। तो अक्सर मैं इसका उदाहरण देता हूँ कि एक सड़क आपने बनाई, उसमें आपने कोल टार कम डाला, आपने उसमें एग्रीगेट कम डाला जिससे कि आप काली कमाई कर लें, तो बारिश आई वो बह गई। पॉटहोल, बम्बई में कितनी सड़कें पॉटहोल्ड हैं, है ना? लोग बेचारे गिर जाते हैं, पीछे से कार आ जाती है, दब जाते हैं, एक्सल टूट जाते हैं, है ना? तरह तरह के पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आप स्पीड से नहीं जा सकते, आप धीरे धीरे जाएंगे। तो यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है रोड में, उसकी प्रोडक्टिविटी आपको नहीं मिल रही है ना? तो काले धन की अर्थव्यवस्था में भी जो इन्वेस्टमेंट की प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है, और जो नेगेटिविटी है वो भी। तो इसलिए मतलब हालांकि हमारा जीडीपी ज़्यादा है, लेकिन उससे समाज का वेलफेयर नहीं इम्प्रूव होता, है ना? कई चीज़ों में होता है, पर बहुत सारी चीज़ें जो इलीगल हैं उससे वो वेलफेयर नहीं इम्प्रूव होता। तो इसलिए इनको हम अलग अलग रखते हैं कि काली कमाई एक है और वाइट की कमाई एक दूसरी है ना? तो ये कुछ मतलब ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम समझ लें तो हमें पता लगेगा कि हमारे समाज में हो क्या रहा है ना?
जो बहुत सारी नेगेटिविटी है समाज में, है ना, वो क्यों होती है, उसका क्या परिणाम है। जैसे कि रियल एस्टेट है, तो रियल एस्टेट में काला धन बहुत चलता है। मतलब लोग 60-40 करते हैं, कोई 80-20 करता है, और कुछ है जो पूरा वाइट में भी काम करते हैं। मतलब 80-20 एज़ इन 20% कैश में लेते हैं, हाँ, 80% 80% या वाइट। 60% जो है वो उसमें लिया, 40% कैश में। अलग-अलग जगह अलग-अलग जिस तरह का वो होता है उसमें मतलब वो चलता है कि आप कितना कैश, कितना वो, है ना? तो वो ज़मीन तो वही आपके 1 गज़ है, उसमें आप कितना कैश में ले रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं, उससे फिर आपके प्रॉपर्टी रेट्स पे असर पड़ता है, उससे फिर स्पेकुलेटिव एक्टिविटी होती है। फिर जो गरीब आदमी है, वो खरीद नहीं पाता क्योंकि इतना दाम तेज़ हो जाता है वगैरह-वगैरह, है ना? तो इसलिए कई उसके भी नेगेटिव असर हैं। आपको अगर स्कूल बनाना है और रियल एस्टेट के दाम ज़्यादा बढ़े हैं, तो वहाँ पे आप फील्ड वगैरह नहीं बना सकते हैं, तो बच्चों को खेलने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बहुत महँगा पड़ता है ना? तो इस तरह की चीज़ें हैं, जो काले अर्थव्यवस्था से बहुत सारी नेगेटिविटीज़ भी आती हैं। तो हाँ, जीडीपी तो ज़्यादा है, लेकिन लेकिन इसके साथ एक और चीज़ है, जो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है कि अर्थव्यवस्था में 4 रेट ऑफ ग्रोथ होते हैं। हुँ, 4 रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब, एक तो आपका व्हाइट इकोनॉमी का रेट ऑफ ग्रोथ हो गया, जो सरकार डिक्लेयर कर रही है ना? एक हो गया ब्लैक इकोनॉमी का रेट ऑफ ग्रोथ, क्योंकि इसी अर्थव्यवस्था में काली अर्थव्यवस्था भी है, सफ़ेद अर्थव्यवस्था भी है। तो काली अर्थव्यवस्था क्योंकि तेज़ी से बढ़ रही है, जैसे मैंने कहा 4 से 5%, फिर 7%, फिर 18 से 21, फिर 40, फिर अब 62 तो यानी कि वो व्हाइट इकोनॉमी से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो ब्लैक इकोनॉमी का रेट ऑफ ग्रोथ व्हाइट इकोनॉमी के रेट ऑफ ग्रोथ से ज़्यादा है। तो अगर ब्लैक प्लस व्हाइट को जोड़ लें, तो उसका रेट ऑफ ग्रोथ क्या हुआ, जो वेटेड एवरेज है दोनों का, वो हो गया। हुँ? तो ये जो वेटेड एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ है, वो काली अर्थव्यवस्था की ग्रोथ और व्हाइट अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के बीच में आएगा। और एक चौथा है कि अगर ब्लैक इकोनॉमी नहीं हो, तो कितना रेट ऑफ ग्रोथ होगा। और मैंने कहा ना कि इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, तो ग्रोथ रेट कम हो जाता है। हुँ? तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिविटी है, वो हमें दिखती है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो में, वो बढ़ जाता है। और इन्वेस्टमेंट का रेट जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि लोग देश से बाहर पैसा निकाल लेते हैं, वेल्थ। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ कम हो जाता है और इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो बढ़ जाता है। इंक्रीमेंटल कैप आउटपुट रेशियो क्या होता है? ये मतलब कि आपने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया और कितना आपको प्रोडक्शन मिला, मतलब ओके। इन्वेस्टमेंट की प्रोडक्टिविटी। तो हुँ, इन्वेस्टमेंट की प्रोडक्टिविटी कम हो गई, तो मतलब कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो बढ़ गया, ओके। क्योंकि ज़्यादा कैपिटल हुआ लेकिन आउटपुट कम हो रहा है उसका, हुँ, है ना? तो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो बढ़ गया, तो उससे जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उससे आपकी बढ़त नहीं होती, तो इसलिए रेट ऑफ ग्रोथ गिर जाता है। तो इसलिए पोटेंशियल रेट ऑफ ग्रोथ है, जबकि आपकी काली अर्थव्यवस्था खत्म हो जाए। तो व्हाइट, अगर पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था बिना ब्लैक इकोनॉमी की होगी, तो आपका रेट ऑफ ग्रोथ और भी ज़्यादा हाई होगा। तो मैंने अपने आर्टिकल में 2005 में दिखाया कि पोटेंशियल रेट ऑफ ग्रोथ, जो सरकार का गिवन रेट ऑफ ग्रोथ होता है, उससे 5% ज़्यादा है। यानी कि अगर हम मिड 70s से देखें, जब काली अर्थव्यवस्था 10% से ज़्यादा हो गई थी व्हाइट अर्थव्यवस्था के कंपैरिजन में, तो तब से मैंने आंका कि अगर ये 5% एवरेज में हम जोड़ दें, तो जब 3.5% की रेट ऑफ ग्रोथ थी 70s में, तो 8.5 होती। और अभी अगर 6.5% की हम माने, 5% जोड़ दें, तो 11.5% होगी रेट ऑफ ग्रोथ। तो आज हमारी अर्थव्यवस्था 8 गुनी ज़्यादा बड़ी होती। तो आज हम $32 ट्रिलियन के करीब होते, अमेरिका से भी आगे। तो वॉव! इसका मतलब है कि हमारा जो जो पोटेंशियल रेट ऑफ ग्रोथ है ना, उससे हम पिछड़ते चले गए हैं। ये कैसे आपने कैलकुलेट किया, जैसे 5% एक्स्ट्रा कैसे होगा और 11.5% टोटल कैसे ग्रो होगा अगर ब्लैक इकोनॉमी होता ही नहीं तो? तो ये है कि जैसे कि रेट ऑफ ग्रोथ को ना हुँ, हम जैसे डिफाइन करते हैं, हुँ, तो रेट ऑफ ग्रोथ होता है इन्वेस्टमेंट रेशियो डिवाइडेड बाय द इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, हुँ, है ना? तो ये जो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो है, इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टमेंट की प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही, हुँ, तो इसलिए इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो बढ़ जाता है। आपको ज़्यादा कैपिटल लगाना पड़ रहा है एक आउटपुट लेने के लिए, तो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो बढ़ गया। और इन्वेस्टमेंट रेट जो है, वो आपका कम हो गया, क्योंकि देश से बाहर पैसा निकाल लेते हैं। तो मैंने दिखाया कि 7 चैनल्स होते हैं इन्वेस्टमेंट के, तो वो इन्वेस्टमेंट जो देश में हो रहा है वो कम हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट कम हो गया और इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो बढ़ गया, तो ये रेट ऑफ ग्रोथ गिर गया। तो अगर आपका ये ब्लैक इकोनॉमी 0 हो जाए, तो ये पोटेंशियल रेट ऑफ ग्रोथ आपका आ जाएगा। हुँ, तो वो जो है, वो मैंने कैलकुलेट किया, वो 2005 में पेपर लिखा था,
तो 5% ज़्यादा हो जाएगा। तो आज की जो अर्थव्यवस्था की रेट ऑफ ग्रोथ अगर सरकार 6% बता रही है, तो 5% ज़्यादा हो गया, तो मतलब 11% हो गया। और उस समय 3.5% था जब, तो अगर 5% एवरेज में असर हुआ है, तो 5% जो बढ़ जाएगा तो 8.5% हो जाएगा। तो वो 8.5 होगा, तो हर साल वो ज़्यादा होगा, और आज वो 11.5 होगा। तो फिर हम 8 गुना ज़्यादा बड़े होते आज। अब अगर आप देखें तो साउथ ईस्ट एशिया हो गया, चीन हो गया, है ना, कोरिया हो गया साउथ ईस्ट एशिया में, या मलेशिया, फिलीपींस हो गए, ये सब कैसे इतने तेजी से आगे बढ़े? क्योंकि ये 7-8-9% की रेट ऑफ ग्रोथ इन्होंने एवरेज में की 30 साल, तभी वो हमसे इतने आगे निकल गए। नहीं तो 1947 में हम लोग और ये जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, ये भी उसी समय गुलामी से आज़ाद हुए, 47, 48, 49। चीन में 49 में रेवोल्यूशन आया। तो मतलब शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य का अभाव, गरीबी, इन सब में हम बराबर थे। और ये बाय 1980s दे हैड पुल्ड अहेड, और हम लोग पिछड़ गए। इन्होंने भी ये कहा कि सारे बच्चे स्कूल में होने चाहिए। 65 का गोल था कि 1965 तक, हमारा भी गोल था। हमने नहीं अचीव किया, इन लोगों ने अचीव कर लिया। और उसके लिए जिससे अच्छी शिक्षा मिले, मलेशिया ने तो यहाँ तक कि 10% जीडीपी का पब्लिक एजुकेशन पर डालना शुरू कर दिया, जबकि हमारे यहाँ आज भी 4% से ज़्यादा हम नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि हमने शिक्षा को ध्यान नहीं दिया जो उन्होंने दिया। तो शिक्षा जो क्षेत्र है और स्वास्थ्य का, ये बहुत अहम है। वजह उसकी ये है कि इसी से हमारा लेबर प्रोडक्टिव होता है। जो शिक्षित होगा, सही शिक्षा होगी और सही उसका स्वास्थ्य होगा, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, वो ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता है। और हमारे यहाँ क्या हाल है, आज भी बहुत सारा चाइल्ड लेबर है। मतलब कहने के लिए हमारा जो एनरोलमेंट है बच्चों का वो है, लेकिन बहुत सारे उनमें से जा नहीं पाते स्कूल, क्योंकि उनके माँ बाप बोलते हैं कुछ काम करना है घर में, खासकर लड़कियों को बोलते हैं कि छोटे बच्चों को ध्यान रखो वगैरह। तो बहुत सारे एनरोल भी होते हैं पर वो जाते नहीं हैं। और दूसरा, क्वालिटी बहुत खराब है। तो क्वालिटी क्यों खराब है? क्योंकि वो ध्यान नहीं दिया जा रहा शिक्षा पे जो हमें देना चाहिए, तो इसलिए बच्चों को समझ नहीं आता है। और अगर आप देखें तो एक रिपोर्ट आ रही है 2005 से, उसको बोलते हैं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, हिंदी में उसको असर बोलते हैं। हाँ, ये असर की रिपोर्ट दिखा रहा है कि जो हमारे गांव के स्कूल हैं, 5वीं जमात में आधे बच्चे दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई और गणित नहीं कर पाते, मतलब कि वो ड्रॉप आउट कर जाएंगे, वो कोई स्किल डेवलप नहीं कर पाएंगे। और ये तो गांव के स्कूलों का था, लेकिन जो 2024 की रिपोर्ट आई, उसमें बताया कि 14 से 18 साल के बच्चे, वो 5वीं जमात से आगे के बच्चे, है ना, उसमें 40% दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई गणित नहीं कर पाते। 18 साल के बच्चे? 14 से 18 साल के। हाँ, उनको सेकंड स्टैंडर्ड का सेकंड पढ़ाया स्टैंडर्ड गया। का उनको जो है माय हिंदी, गॉड! मतलब लिखना पढ़ना गणित करना ये नहीं आता। और फिर उसके आगे भी अगर आप देखें तो हमारे बहुत सारे जो बच्चे जो इससे आगे निकल भी जाते हैं, उनकी लैंग्वेज स्किल बहुत कमज़ोर है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो कुछ पढ़ेंगे तो समझ नहीं पाते। तो मैंने तो अपना देखा कि हमारे यहाँ जेएनयू में भी पीएचडी प्रोग्राम में हम तो 80 सेंटर से बहुत अच्छे बच्चों को चुन के लाते हैं। बहुत सारे बच्चों की लैंग्वेज स्किल बहुत कमज़ोर है। लैंग्वेज स्किल कमज़ोर है मतलब क्या? मतलब कि वो ना तो पढ़ के समझ पाते हैं और ना एक्सप्रेस कर पाते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं या क्या लिखना चाह रहे हैं। जबकि रिसर्च में तो आपको समझना पड़ेगा कि बाकी क्या काम हुआ, और फिर आपको अपना आइडिया एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अगर मेरी लैंग्वेज की स्किल कमज़ोर होगी, तो ना तो मैं जब पढ़ूंगा तो समझ पाऊंगा कि क्या है, और जब मुझे कुछ कहना होगा तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, तो रिसर्च नहीं हो पाती। तो ये तो मतलब हाल है जो हमारे जो और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज से बच्चे आते हैं, है ना, वो बेचारे रिसर्च नहीं कर पाते क्योंकि उनकी ट्रेनिंग वो नहीं है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि हम जब पढ़ाते हैं स्कूल में कॉलेज में, तो रट्टा लगाते हैं। टीचर आके ब्लैक बोर्ड पे लिख देगा, बच्चे कॉपी करके उसको मगअप करके फिर बाद में भूल जाते हैं, या टीचर नोट्स डिक्टेट कर देता है। तो इससे नॉलेज एब्जॉर्ब नहीं होती, और अगर नॉलेज एब्जॉर्ब नहीं होगी तो आप उसको आगे डेवलप भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हम R&D में बहुत कमज़ोर हो गए, क्योंकि हमारी R&D की कमज़ोरी जो है
उसी से हमारा विश्व में जो होना चाहिए था वर्चस्व, वो नहीं है। बाकी लोग हमको दबा देते हैं, चीन दबा देता है, रूस दबा देता है, अमेरिका दबा देता है। तो हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए ना, वो बहुत कमज़ोर है। मैं पढ़ रहा था कि इंडिया का R&D स्पेंड एज़ अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 0.65% हाँ, एंड यही चाइना और यूएस का 3 एंड 3.5% है। बिल्कुल। एंड अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखोगे तो चाइना और यूएस का इट्स मोर देन लाइक इट्स 100 टाइम्स नहीं, मोर एज़ चाइना कंपेयर्ड का टू 22 गुना है और अमेरिका का 100 गुना। करेक्ट, अमेरिका का 100 गुना हाँ, है तो इंडिया क्योंकि से। वो हमसे 20 गुना ज़्यादा हुँ, बड़े हैं, तो वो 3% वो करते हैं, हम तो 0.65% करते हैं। हुँ, तो उनका 100 गुना है और चीन का 22 गुना है हमसे। तो इसलिए चीन एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है दुनिया का। वो हर टेक्नोलॉजी में आगे चल रहा है ना? वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। अमेरिका बल्कि घबरा गया है। अमेरिका की कोशिश है कि चीन के डेवलपमेंट को किसी तरह रोक दें। तो उन्होंने बाइडेन के समय से ना, वहाँ पे जो उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह थे, उनको वापस बुला लिया अमेरिका में। उनका जो एनवीडिया की चिप, जो एडवांस चिप है, वो देने से मना कर दिया कि ये इनको एडवांस चिप देंगे तो ये और ज़्यादा डेवलप कर जाएँगे। तो हर जगह रोक-टोक की। हुआवेई के जो 5G का जो उनका जो इक्विपमेंट था, वो ब्रिटेन को, इंडिया को, सबको बोला कि ये इसमें तो बग्स होंगे, इसमें तो जो है स्पाइंग के लिए होंगे, तो मत खरीदो। तो उनको चिप्स देना बंद कर दिया, तो हुआवेई ने अब अपनी टेक्नोलॉजी से अपने चिप्स बना लिए। तो इसलिए अमेरिका ने चीन ने इतना रिसर्च में किया कि जैसे ही चैट जीपीटी 4 आया, उन्होंने डीप सीक निकाल दिया। और डीप सीक का जो एल्गोरिदम है वो अलग है ना? वो बहुत कम दाम में उन्होंने बना दिया, जो जो चैट जीपीटी ने बहुत महंगा बनाया। हुँ? तो इसलिए मतलब चाइना हर स्टेप पे मैच कर रहा है। हर चीज़ में वो रिसर्च में आगे कर रहा है। तो ये हमें भी करना है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो हम ग्लोबली खड़े नहीं हो पाएँगे। और इसीलिए ट्रंप हमें दबा रहा है। हमने पिछले साल से ट्रंप को कंसेशन दिए, लेकिन ट्रंप ने हमारे पर 25% लगा दिया, फिर 50% कर दिया टैरिफ, है ना? और वो बात नहीं सुनता हमारी, है ना? और हमको हर जगह दबा देता है। तो ये कमज़ोरी है, क्योंकि हमारी शिक्षा में कमज़ोरी है, हमारी जो R&D में कमज़ोरी है, और आज जो वैश्वीकरण है, वो R&D का खेल है। जिसके पास R&D है वो आगे होगा, जिसके पास R&D नहीं है वो पिछड़ जाएगा। उसको एक तरह से कॉलोनाइज़ कर लिया जाएगा। क्योंकि आपका जो लार्ज लर्निंग मॉडल है वो सब अमेरिकन है, तो इंडियन कंपनीज़ जब वो इस्तेमाल करेंगे, है ना? तो वो उन पे निर्भर होंगे, और हम डेटा उनको फीड कर रहे हैं और वो उससे बेनिफिट उठा रहे हैं। वो बेनिफिट हमें नहीं आ रहा, है ना? हम तो यूज़र्स हो गए हैं, हम तो एआई में बहुत पिछड़ गए। वो तो मतलब जैसे कि इस सारे फील्ड में अब अमेरिका में सुनने आ रहा है 700-800 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं। चीन 80 बिलियन डॉलर कर रहा है। हम तो 1-2 बिलियन डॉलर खर्च कर रहे हैं उसको डेवलप करने में। हमारे कोई लार्ज लर्निंग मॉडल नहीं है, तो हम तो उन पे निर्भर हो जाएँगे, और वो हमारा जितना भी डेटा है वो सब वहाँ चला जा रहा है। तो उस पे वो अपना जो है और डेवलप करते चले जा रहे हैं। तो इसलिए आज के वैश्वीकरण में टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी के होने की ज़रूरी का मतलब कि आपके पास शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा में आपको जो है 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो हम बहुत ही सामंतवादी हैं, फ्यूडल हैं। ऊपर से ऑर्डर आ जाता है, नीचे फॉलो करते हैं, है ना? जबकि रिसर्च के लिए आपको क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए। आपको जो आज की एस्टैब्लिश्ड नॉलेज है, उसको क्रिटिक करके आपको नई नॉलेज डेवलप करनी है। अगर आप नई नॉलेज नहीं डेवलप करोगे तो रिसर्च क्या है? नई नॉलेज ही होगी तभी तो आप आगे बढ़ोगे ना, है ना? अगर चैट जीपीटी 4 आ गया, उसके बाद 5 आ गया, 6 आ गया, तो जब चैट जीपीटी 4 को आप बढ़ाएँगे तभी तो 5, 6 आएगा। उसकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ती चली जाएँगी, है ना? तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हम फ्यूडल हैं, हम ऊपर से ऑर्डर देते हैं, नीचे वो फॉलो करना पड़ता है, तो जो उसका नई थिंकिंग हो सकती है वो जो सप्रेस हो जाती है। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कल्चर नहीं है, बिकॉज़ फ्यूडल है ना? अभी यूनिवर्सिटीज़ में कोई क्रिटिसाइज़ कर देता है तो उसको बोल देंगे एंटी नेशनल है। जबकि क्रिटिसिज्म तो होना ही पड़ेगा। अगर हम ये कहते रहेंगे कि फिज़िक्स में आइंस्टाइन लास्ट वर्ड है, तो फिज़िक्स कैसे एडवांस करेगी? हमें तो जो आइंस्टाइन के थ्योरीज़ में अगर कोई कमी मिलती है, तब तो एडवांस करेगी आइंस्टाइन से ऊपर, है ना? अगर क्वांटम मैकेनिक्स में हम जो कोई नई खोज करना है, तो पहले देखना पड़ेगा क्वांटम मैकेनिक्स में क्या कमज़ोरी है, तब तो आगे बढ़ेंगे। उसी तरह इकोनॉमिक्स में जो पुरानी थ्योरी है, उसमें देखना पड़ेगा कि भाई क्या कमज़ोरी है, तब तो हम आगे बढ़ेंगे। तो जो नॉलेज होती है, उसी को क्रिटिक करके तो हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए मैंने एक 97 में एक टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल लिखा था, डिसेंट इज़ द एसेंस।
डिसेंट इज द एसेंस। एसेंस मतलब मतलब कि अगर यूनिवर्सिटी में अगर आप डिफर नहीं करोगे, आप नई बात नहीं बोलोगे, है ना, तो फिर आगे कैसे चलेगा? और हमारे यहाँ ये मान लेते हैं कि डिसेंट को सप्रेस करना है कि वो देखो, मतलब हमारे हमको क्वेश्चन कर रहा है, हाँ, वो उसकी क्या मज़ार है कि वो हमें क्वेश्चन करे, है ना, तो दबा देते हैं। जो कुछ ओरिजिनल आइडियाज डेवलप कर रहे हैं, एक तो जिसके पास अच्छी नॉलेज नहीं होगी उसको अप्रिशिएट नहीं करेगा। नॉलेज को भी अप्रिशिएट करना ज़रूरी है ना, क्रिटिसिज्म को भी अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। पर अगर मुझे है कि भाई मुझी को सब आता है, तो फिर तो हम छुट्टी, क्योंकि अगर मुझी को सब आता है तो मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, जो नीचे से नई नॉलेज आएगी उसको नहीं सुनूंगा। तो एक रिसर्च एनवायरनमेंट ज़रूरी है। रिसर्च एनवायरनमेंट में फेलियर भी ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई चीज़ फेल करती है तो हमें समझ आता है कि ये काम नहीं कर रहा, ये ट्राई करते हैं, है ना। नहीं तो हम कुछ नया ट्राई नहीं करेंगे तो हमारी रिसर्च नहीं एडवांस करेगी, है ना। तो इसलिए हमें एक तो फ्यूडल एटीट्यूड बहुत है हमारे समाज में, हर जगह ऊपर से ऑर्डर नीचे होता है ना। और जो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, जो नए आइडियाज़ होने चाहिए, उसको हम दबा देते हैं। तो शिक्षा में बहुत बदलाव चाहिए। हमारे जो शिक्षा पद्धति है, ये रट्टा मार के सीखना, सिर्फ मार्क्स के लिए सीखना, है ना, नॉलेज के लिए नहीं, है ना। फिर मैंने जैसे कि अपना जब पढ़ाता था 84 से, तो मैं ओपन बुक एग्ज़ाम देता था। ओपन बुक एग्ज़ाम मतलब आपके पास सारे फॉर्मूला हैं, आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको उसको अप्लाई करना है। तो बच्चे बोलते थे, सर प्लीज़ ओपन बुक एग्ज़ाम मत दीजिए, क्योंकि हम एग्ज़ाम में सोच नहीं सकते। उनकी आदत है कि जो रटा-रटाया है उसको रिप्रोड्यूस करना। वो सोचना नहीं चाहते, क्योंकि इसी तरह उन्होंने 15 साल किया है। तो मेरी पूरी सिंपैथी उनके साथ रहती थी, पर मैं कहता था कि तुमको ये पता होना चाहिए कि एक इम्तिहान किस प्रकार का होता है, जिसमें आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास अपने नोट्स हैं, फॉर्मूला है, इसको आप अप्लाई करिए। अगर आप अपने जो थ्योरी क्लास में सीखी उसको आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है आपने सीखा नहीं। आपने तो सिर्फ रट लिया और उसके बाद भूल गए। और जब भूल गए तो फिर नई नॉलेज कहाँ से डेवलप होगी? क्योंकि ये तो एक इमारत की तरह है कि जब आपकी नींव ठीक है तो ग्राउंड फ्लोर ठीक होगा, ग्राउंड फ्लोर ठीक है तो फर्स्ट फ्लोर ठीक होगा, फर्स्ट फ्लोर ठीक है तो सेकंड फ्लोर। अगर आपकी नींव ही नहीं बनी, आपने जो रटा था वो भूल गए, तो फिर आप उसको आगे कहाँ डेवलप करेंगे? तो ये रट्टा मारने की प्रथा हमें खत्म करें। हमारी जो टीचिंग है ना, वो ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बच्चे को एब्जॉर्ब करें, वो बच्चा उसको एब्जॉर्ब करे और फिर उस पे आगे चले। तो हमारी टीचिंग भी ठीक होनी चाहिए, हमारे जो एनवायरनमेंट है वो फ्यूडल नहीं होना चाहिए, और फिर हमें खर्च करना पड़ेगा R&D पे। तो ये तीनों चीज़ें जब होंगी तभी हम जो वैश्वीकरण में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम दब जाएंगे, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी, है ना। तो ये काले धन की अर्थव्यवस्था से इस सब पे असर है। राइट। मतलब क्योंकि जो काले धन की अर्थव्यवस्था है ना, उसके चलते हुए भी एक मतलब ये होता है कि भाई हमें पता है सब, है ना, हम और कुछ नहीं करना, है ना। फिर दूसरा रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, कि काले धन की अर्थव्यवस्था का मतलब है कि आपके पास जो टैक्स आना चाहिए नहीं आ रहा, तो आपके पास टैक्स कम होता है, तो फिर आप कहते हैं कि भाई इतना ही हम खर्च कर सकते हैं शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, तो डबल असर हो जाता है ना। तो ब्लैक इकोनॉमी की वजह से कॉमन मैन को भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। बहुत हर चीज़ में, हुँ, मतलब उसको अगर पढ़ाई करनी है तो कैपिटेशन फी देना है ना। तो शिक्षा सही नहीं मिलती, टीचर जो ट्यूशन में बिजी हो जाता है ना, तो उसका जो वो खत्म हो जाता है। फिर साधन नहीं है आपके पास, क्योंकि आपका टैक्स में चोरी हो रही है। तो साधन नहीं होने से जितना आप खर्च कर सकते हैं वो नहीं खर्च करते। तो कई तरह से काले धन की अर्थव्यवस्था का शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, आपकी इंडस्ट्री पे, आपके सर्विसेज में, आपके एग्रीकल्चर में, सब पे बुरा असर पड़ता है। तो अभी इंडिया में आपको क्या लगता है कौन से ऐसे सेक्टर्स या कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग हो रहा है? ये जहाँ-जहाँ जिसका होता है सब चीज़ों में है ना? मतलब कि जो बिज़नेस है ना हमारे यहाँ, वो हर चीज़ में ये कर रहे हैं, अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इन क्योंकि ऐसा होता है कि फिर ये जो काली कमाई होती है ना, ये एक तिगड़ी मिल के चलाती है। ये तिगड़ी का मतलब है करप्ट बिज़नेसमैन, करप्ट पॉलिटिशियन और करप्ट एग्ज़ीक्यूटिव। तो जो बिज़नेसमैन है वो जब काली कमाई करता है तो उसका एक शेयर वो देता है पॉलिटिशियन को और एग्ज़ीक्यूटिव को। तो तीनों उसमें मिलके ये चलाते हैं। एग्ज़ीक्यूटिव में हो गया, पुलिस भी आ जाती है, आपकी ब्यूरोक्रेसी भी आ जाती है, जुडिशरी भी आ जाती है। अब हम जुडिशरी के बारे में तो कुछ ज़्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाता है वो।
है ना? पर लेकिन जिस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं, तो मतलब लगता है कि जुडिशरी में भी काफ़ी है करप्शन, है ना? लोग कहते हैं कि भाई केसेस फिक्स हो जाते हैं वगैरह वगैरह, है ना? तो इसलिए ये जो तिगड़ी है, ये काली कमाई में इन्वॉल्व है। अगर ये तिगड़ी ना हो, तो पॉलिटिशियन पकड़ लेगा बिजनेसमैन को, है ना? जो आपका इनकम टैक्स दफ्तर है वो पकड़ लेगा, पुलिस वाला पकड़ लेगा, ब्यूरोक्रेसी पकड़ लेगी, है ना? तो जब तक ये तिगड़ी नहीं है, तब तक ये इलीगैलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि काली कमाई के लिए इलीगैलिटी आपको करना है, अंडर इन्वॉइसिंग, ओवर इन्वॉइसिंग वगैरह, है ना? तो ये तिगड़ी ही ये प्रमोट करती है। तो मतलब एक रास्ता बन जाता है कि भाई मैं 10% अपना जो चीनी निकाल रहा हूँ मिल से वो कम दिखाऊंगा। एक्साइज वाले को भी पता है उसको जो है कट मिल जाएगा, है ना? सेल्स टैक्स वाले को भी पता है उसको कट मिल जाएगा, है ना? ऑक्ट्रॉय वाले को भी, अब तो खैर जीएसटी हो गया ये सब, है ना? पर ये एक होता है। फिर जो पॉलिटिशियन है उसको पता है कि ये काली कमाई कर रहा है, और ये भी चाहता है कि भाई कोई कल आँच ना आए, तो उसको पॉलिटिशियन को भी एक हिस्सा देता रहेगा, है ना? तो ये एक तिगड़ी जो मिलके वो काली कमाई, तो जो सत्ता होती है ना, सत्ता में ही ये काली कमाई होती है, यानी कि जो पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है ना, वही काली कमाई में इन्वॉल्व होती है बिजनेसमैन और एग्जीक्यूटिव वगैरह के साथ मिलके। आपने एक बार 14 पॉलिटिशियंस का एनोनिमस इंटरव्यू किया था, राइट? उसमें से क्या लर्निंग्स आए थे आपके? तो ऐसा है कि मैंने ये देखना चाह रहा था कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो इलेक्शन में कितना खर्च कर रहे हैं और किस किस चीज़ पे खर्च कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, दोस्त थे मेरे, तो भाई आपने ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च किया, आपने मीटिंग्स में कितना खर्च किया, पब्लिसिटी में कितना खर्च किया, ट्रैवल में कितना खर्च किया, और सब ने बताया कि हम 35% आखिरी 3 दिन में खर्च करते हैं। उसमें शराब पिलाएंगे, साड़ी देंगे, कंबल देंगे, है ना, पैसे देंगे, है ना? तो 35% खर्चा आखिरी 3 दिन में होता है वोट खरीदने के लिए। तो जो निकाला इन 14 का एवरेज, तो उस समय 15 लाख की लिमिट थी। 15 लाख की क्या लिमिट थी? मतलब कि आप 15 लाख रुपए तक आप खर्च कर सकते हैं अपने इलेक्शन पे, अच्छा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, है ना? ओके। तो एवरेज में निकाला कि 1.28 करोड़ उनका एवरेज में 15 का, कितना? 2-8 करोड़? 1.28 अच्छा, 1.28 1.28 करोड़ करोड़ और ये एवरेज 15 लाख होना चाहिए था। होना चाहिए था, 15 ओह लाख माय से नीचे, गॉड! ओके, है ना? तो यानी कि 8 गुना ज़्यादा है माय गॉड! ना? हुँ, खर्च कर रहे थे। और वो होता भी इसी तरह है कि वो खर्चे दिखाए नहीं जाते, और उनको कौन फाइनेंस कर रहे हैं ये भी मैंने अपनी किताब में दिया। तो उसमें आपके बिजनेसमैन हो गए, जो लोकल बिजनेसमैन हो गए, पर बड़े बिजनेसमैन हो गए, फिर आपके जो बड़े पॉलिटिशियन हैं उस एरिया के, वो हो गए, है ना? फिर उन्होंने बताया कि करप्ट जजेस हो गए, करप्ट पुलिस वाले हो गए, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हो गए, क्योंकि उनको पता है कि जब आप सत्ता में आएंगे तो आप उनको कुछ फेवर देंगे। तो उन्होंने कहा ये तो क्विड प्रो को है, कि बिजनेसमैन जो दे रहा है वो भी फायदे के लिए दे रहा है, जो करप्ट पुलिसमैन दे रहा है वो भी फायदे के लिए दे रहा है ना? तो एक क्विड प्रो को हो जाता है कि भाई अच्छा मैं जीत के आऊंगा तो मैं आपको ये जो बेनिफिट पहुंचाऊंगा, अच्छी पोस्टिंग मिलेगी वगैरह वगैरह, है ना? तो इसलिए ये जो तिगड़ी है, ये मिलके काली अर्थव्यवस्था को चलाती है। तो आपने फिर मतलब 14 लोगों से बात करके ये कंक्लूजन लिया कि 15 लाख का खर्चा जो होना चाहिए था वो ऑन एन एवरेज 1.28 करोड़ हो रहा जी है हाँ, ऑन एक्टिविटीज़ लाइक मतलब कैश देना, हाँ, साड़ी खरीदना एटसेट्रा। हाँ। मतलब तरह-तरह के खर्चे, वोट, मतलब जैसे कुछ होते हैं जो मतलब आपको प्रॉमिस करेंगे कि अच्छा मैं आपको 1000 वोट दिलवा दूँगा। तो उनको आपने कैश दिया, वो फिर आगे कैश डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, है ना? कभी सुनने में आता था कि अखबार के बीच में जो है डाल के पैसा दे दिया, या अच्छा, हाँ, ऐसा भी होता है? ऐसा भी। फिर तरह-तरह से ये भी कि जैसे अगर बाप मुझे रे! पता है कि इस टोले में हुँ, मेरे खिलाफ हैं, तो सबको आपने 2-2 हज़ार दिया, उनका जो है इलेक्शन कार्ड ले लिया, जिससे कि वो जाके वोट नहीं कर पाएँगे, बाप है रे! ना? तो तरह-तरह के ट्रिक्स हैं, जो हुँ, पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने निकाले हुए हैं, है ना? लोगों के नाम कटवा दिए लिस्ट से, तो उस सब के लिए बहुत पैसा खर्च होता है। और अब तो सोशल मीडिया का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल हो रहा है, हुँ, इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये तरह-तरह का पैसा खर्च हो रहा है। इलेक्शन, अब मतलब इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं रह गई। इसमें ये है कि भई किसी न किसी तरह मैं जीत जाऊँ, क्योंकि जीत के फिर मैं बहुत कमा लूँगा, है ना? वही तिगड़ी के ज़रिए मैं बहुत जितना मेरा खर्च हुआ है, उससे कहीं ज़्यादा मैं कमा लूँगा।
तो इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो डिफेक्शंस हैं बहुत बड़े लेवल पे हो रहे हैं, क्योंकि अब ये है कि भाई अगर सत्ता में आ जाऊंगा तो बहुत पैसा कमा लूंगा, अगर सत्ता में नहीं आऊंगा तो कुछ भी नहीं कमाऊंगा, और जो रूलिंग पार्टी है वो हो सकता है मुझे तंग करे। तो इसलिए आज ये खेल है कि मुझे जनता से कुछ लेना देना नहीं, मुझे एक बार वोट मिल जाए, फिर उसके बाद मैं अपना खूब पैसा कमा लूंगा। तो जनता को एक तरह से प्रॉमिस कर देते हैं। अब जनता भी समझ गई है ये, तो जनता भी कहती है भाई आज क्या दे रहे हो, आपका लॉन्ग टर्म प्रॉमिस है, मुझे विश्वास नहीं है। आप कह रहे हो जी गरीबी हटा देंगे, सड़क बना देंगे, ये कर देंगे, वो तो आगे देखेंगे, आज मुझे क्या दे रहे हो। तो इसलिए सब पार्टीज अब कैश दे रही हैं, ओपनली अनाउंस कर रहे हैं कि हमने 10,000 रुपए देंगे, है ना, 1.5 करोड़ महिलाओं को बिहार में दे दिया। तो मतलब मास स्केल ब्राइबरी है ना, कोई 1,500 बोलेगा, कोई 10,000 बोलेगा, कोई 3,000 बोलेगा, कोई बोलेगा साइकिल दे देंगे, कोई बोलेगा लैपटॉप दे देंगे, है ना, क्योंकि जनता कह रही है भाई आपके लॉन्ग टर्म प्रॉमिस में हमें विश्वास नहीं है, आज क्या मुझे दोगे। तो जनता को भी एक तरह से हताशा और निराशा है, क्योंकि इससे उनका फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जिससे कि आपको रोजगार मिले, वो ना हो के बस आपको टेम्पररी ये सब चीजें मिल गई, आपने वोट कर दिया। तो इसका हमारे बजट पे बड़ा असर पड़ रहा है। जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स है उनका बजट खाली हो जाता है अगर आप इतने सारे प्रॉमिस कर दोगे, है ना, तो बजट ही खाली हो जाएगा आपका, तो फिर आपके पास डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं बचेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सब एक तरह से इंटरलिंक्ड है। तो मतलब जो ब्लैक इकॉनमी है उसका असर जगह जगह, मतलब इलेक्शन में, लोगों के रिप्रेजेंटेशन में, आपकी इकोनॉमिक्स में, है ना, सब चीज़ों में असर पड़ रहा है। ये पेनी स्टॉक्स के थ्रू ब्लैक इकोनॉमी में लोग कैसे पैसे बनाते थे, और 2018 के पहले स्पेशली ये होता था, और बाद में क्या ऐसे चेंज हुआ कि जिसके थ्रू ये बंद हो गया? ऐसा है कि पेनी स्टॉक्स का मतलब है कि आप मैनिपुलेट कर रहे हैं मार्केट को ना, कि मतलब आपका जो स्टॉक मार्केट में अगर आपका दाम कम है, तो उसको आप मैनिपुलेट करके बढ़ा सकते हैं। आप ब्रोकर से मिलके और उसमें करवा दो, ट्रेड करवा दो, तो वो दाम आपका जो है चढ़ा हुआ दिखेगा, है ना। तो जब आपका दाम दाम चढ़ा हुआ दिखेगा तो उससे फिर मतलब जो है लोग और इन्वेस्ट करने लगेंगे, और जो ब्रोकर्स हैं उस सबको कहेंगे अरे ये तो बहुत चढ़ रहा है, इसमें पैसा डाल दो, और फिर वो बाद बाद में डूब जाएगा। उतने बीच में आपने अपना पैसा जो निकाल लिया, लोग खरीद रहे हैं आप। तो स्टॉक मार्केट में जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो रूल करते हैं। जो एवरेज रिटेल वाला है वो तो देख रहा है कि भाई कहाँ बढ़ रहा है कहाँ घट रहा है, उसको ये नहीं पता कि उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो जो मैनिपुलेशन है ना, यही एक परेशानी का है। और दूसरा इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब मुझे कुछ अंदर से खबर मिल गई तो उसके आधार पे मैंने बेच दिया या खरीद लिया, है ना, और जब वो इंफॉर्मेशन पब्लिक हो गई उस समय या तो बढ़ गया या घट गया तो उससे मैंने अपना निकाल लिया। तो ये जो मैनिपुलेशन है ये बड़े बड़े प्लेयर्स करते हैं। वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी मैनिपुलेशन करते हैं। रुपया गिर रहा है तो उसको और गिरा दो, है ना। तो ये जो स्पेकुलेटर होते हैं जो मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को, वही पैसा बनाते हैं। जो बेचारा छोटा है जिसने मतलब लाख 2 लाख 5 लाख इन्वेस्ट किया है, वो तो फंस जाता है, क्योंकि सही समय वो पैसा नहीं निकाल सकता। वो तो जो बड़ा प्लेयर है वही डिसाइड करता है कि कहाँ से होगा। तो ये पेनी स्टॉक हुआ या बाकी और चीज़ें हुई जो स्टॉक मार्केट में जो डीलिंग है, तो उससे बहुत ज़्यादा आम आदमी का नुकसान हो जाता है। हमने हर्षद मेहता के समय देखा 1993-94 वगैरह में, है ना, कैसे स्टॉक मार्केट को उसने चढ़ा दिया और उसके बाद एकदम धड़ाम से गिरा अप्रैल 6, 1992 को, है ना। और बहुत सारे लोगों ने जो प्रोविडेंट फंड वगैरह भी निकाल के वहाँ डाला था, सब उनका नुकसान हो गया। तो ये जो स्टॉक मार्केट है ये आम जनता के लिए नहीं है। जिसके पास थोड़ी बहुत सेविंग है ना, उसके लिए नहीं है, क्योंकि उसको समझ नहीं आएगा कब उसमें से निकले, कब उसमें डालें। तो थोड़ा बहुत अगर आपके पास पैसा है ना, तो वो भी अगर आपका निकल गया तो आप तो परेशानी में आ जाओगे। तो फिर वो 2018 में जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया सरकार ने ये इक्विटी शेयर्स के बेचने पर, तो उसके थ्रू ये कम हुआ क्या थोड़ा? ऐसा है कि जो हमारा कैपिटल गेन्स होता है ना, अगर आप कैपिटल गेन्स टैक्स लगा देते हैं तो आपका रिटर्न कम हो जाता है। तो अगर जैसे कि आपने कोई स्टॉक को खरीदा बेचा और उसमें आपको समझिए 2% का रिटर्न आया, है ना, और फिर उसमें अगर 1% टैक्स लग गया तो आपका रिटर्न तो 1% ही रह गया। तो कैपिटल गेन्स टैक्स होता है स्पेकुलेटिव एक्टिविटी को कम करने के लिए।
तो जो लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन है वो सट्टेबाजी नहीं है, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो सट्टेबाजी है। पर पहले तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था 5 साल, 10 साल, 15 साल, अब तो साल में होता है तो उसको लॉन्ग टर्म बोल देते हैं, वो भी एक तरह से सट्टेबाजी है। तो सट्टेबाजी से स्टॉक मार्केट डिस्टर्ब होता है, उससे जो बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं वही फ़ायदा करते हैं और जो छोटे प्लेयर्स हैं वो फँस जाते हैं, मेरा मानना है। हुँ। तो आपके हिसाब से ये 1 ईयर का जो पीरियड है वो थोड़ा बढ़ाना चाहिए? वो उसके कोई मायने नहीं है, मतलब 1 साल में 1 साल का जो रखा, वो तो आप 5 साल रखें, 10 साल रखें तो उसको इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं, है ना? हुँ। अगर आपने 1 साल में अभी खरीदा, 1 साल के अंदर 1 साल के थोड़ा ही ज़्यादा आगे हुआ, आपने बेच दिया, तो वो भी एक तरह से सट्टेबाज़ी है। पर आजकल के जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो बहुत सट्टेबाज़ी में चलते हैं। तो सरकार भी को कहती है कि भई हमें अगर बाहर से कैपिटल जो अट्रैक्ट करना है देश में, है ना? तो फिर हमको ये चीज़ें देनी पड़ेंगी जिससे कि बाहर का कैपिटल देश के अंदर आए। अभी भी जैसे कि पिछले दिनों भी आपने देखा कि तरह-तरह से फॉरेन एक्सचेंज को अट्रैक्ट करने के लिए कंसेशन दिए जा रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को। तो वो इसीलिए है। अब उसके पीछे वजह क्या है? वजह उसके पीछे ये है कि हमने अपनी अर्थव्यवस्था को काफ़ी खोल दिया। तो जब अर्थव्यवस्था को हमने ज़्यादा खोल दिया, तो फिर जो बाहर के इन्फ्लुएंसेस वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जैसे कि 1990-91 में जब हमने नई आर्थिक नीतियों से ज़रा पहले, तो हमारा जो एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो होता था, इम्पोर्ट टू जीडीपी रेशियो होता था, वो 7-8% होता था, है ना? तो हमको कहते थे कि हमारी इकॉनमी ओपन इकॉनमी नहीं है। पर जापान का कितना था? अमेरिका का कितना था? उनका तो 6% ही था। मतलब हम कहने के एक तरह से कहा जाए तो हम उनसे ज़्यादा ओपन थे और चीन का कितना था? 8-9% था। तो हम सब एक ही उसमें थे। यानी बेसिकली अगर देखा जाए तो कोई भी जो बड़ी अर्थव्यवस्था होती है वो इतने एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर निर्भर नहीं होती। पर फिर डब्ल्यूटीओ आया 1994 में, साइन हुआ मार्राकेश में, 95 जनवरी 1 से लागू हो गया। उसके बाद सारी अर्थव्यवस्थाएं ज़्यादा खुल गई, चीन भी, भारत भी, हम सब 22-23% पे पहुंच गए, है ना? तो अब क्या है कि अब हम नीति अपने ढंग से नहीं कर सकते, अब हमको जो बाहर वाला सोच रहा है उसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। पर अगर आप देखें तो जो आम जनता है देश की, जो 94% जो असंगठित क्षेत्र में है, वो तो कुछ फॉरेन एक्सचेंज में डीलिंग ही नहीं करती। जो डीलिंग है वो तो आधा 1% लोग ही करते हैं ना, जो आज खरीदा कल बेचा ये सब किया, है ना? तो ये इस आधा 1% के पीछे फिर हम लोग फंस जाते हैं। तो यही स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के साथ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह के साथ। तो अगर मतलब हम इस तरह की नीति नहीं अपनाते तो आज हम फॉरेन एक्सचेंज पे इतना डिपेंडेंट नहीं होते और एक्सपोर्ट पे भी डिपेंडेंट नहीं होते, क्योंकि हमारे जो असंगठित क्षेत्र है अगर उसको देखें तो ना उनके पास ढंग के कपड़े हैं, ना उनके पास ढंग के जूते हैं, ना उनके पास ढंग का खाना है ना? मतलब अगर आप देखें तो 80 करोड़ लोगों को हम जो अनाज दे रहे हैं, फिर भी बहुत सारे बच्चे कुपोषित हैं, बहुत सारी महिलाएं कुपोषित हैं, क्योंकि उनको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। ये 5 किलो राशन देने के बावजूद, क्योंकि जो चीज़ें उनको खानी चाहिए वो खाने को नहीं मिल रही। यानी कि गरीबी परसिस्ट कर रही है 5 किलो राशन के बावजूद, है ना? तभी वो कुपोषण है कि 30% मतलब स्टंटिंग भी है और ये मैल नरिशमेंट वगैरह भी है ना? तो वो दिखा रहा है कि गरीबी परसिस्ट कर रही है। तभी तो इतने बच्चे और इतनी महिलाएँ उनमें न्यूट्रिशन की कमी है। तो मेरा ये मानना है कि जो ये सारा हो रहा है ना? इसका असर हमारे जो 94% असंगठित क्षेत्र वाले हैं, उन पे नेगेटिव पड़ता है और जो 6% जो संगठित क्षेत्र में उनकी कुछ ठीक रहता है। उसमें से भी अगर आप देखें तो उसमें आधा 1% तो अमीर है ना? बाकी अपर मिडिल क्लास हैं, फिर मिडिल क्लास हैं। हुँ? तो बहुत छोटा तबका है जो कि वेल ऑफ है, क्योंकि जो 90-94% है वो तो बिल्कुल मार्जिन पे है। उनके पास ना ज़्यादा बचत होती है, ना कुछ होता है। तो वही लोग पिस जाते हैं जब अर्थव्यवस्था में एक धक्का लगता है, जैसे नोटबंदी का धक्का लगा, जीएसटी का धक्का लगा, फिर एनबीएफसी का धक्का लगा, फिर पैंडेमिक में सडन लॉकडाउन का धक्का लगा। उसमें सब में असंगठित क्षेत्र पिटा। तो संगठित क्षेत्र संभाल लेता है, उसके पास सेविंग्स हैं, वो अपना कर लेता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र पिट जाता है।
और वो असली में दिखता है जब क्राइसिस आता है। नॉर्मल वे में तो बेचारा गरीब तो पिस ही रहा है ना? वो नज़र नहीं आता है। पर जैसे ही क्राइसिस होता है, अब इतने लाखों करोड़ों लोग पैदल मार्च करने लगे इतनी भरी गर्मी में, जब पैंडेमिक आया, बच्चों को गोदी में लिए, अपना लगेज घसीटते हुए, वो दिखा रहा है कि उनकी लाइफ में क्या क्राइसिस है, जो हमारे डेटा में नहीं रिफ्लेक्ट होता। उसी तरह अभी जैसे ये पश्चिम एशिया का क्राइसिस आया, तो उसमें बहुत सारे लोग शहर छोड़ के गाँव चले गए क्योंकि गैस नहीं मिल रही। कम से कम गाँव में रहेंगे तो गाँव में लकड़ी जला लेंगे, कुछ सब्जी फील्ड से तोड़ लाएँगे, है ना? कुछ खाने को हो जाएगा, पर काम नहीं है वहाँ पे। तो ये क्राइसिस जब ये होता है, जैसे नोएडा में अभी लोगों ने प्रोटेस्ट किया बड़े भारी, तो उन्होंने कहा हमको तो 10, 11, 12,000 रुपए मिलता है और जो हम 950 का सिलेंडर था वो जो 4,000 में खरीद रहे हैं, तो 3,000 उनका एकदम बढ़ गया। तो वो मतलब एक ही समय खाना बना रहे हैं, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं पे कर पा रहे, है ना? तो उनके लिए तो इन्फ्लेशन 30% हो गया ना। 10,000 में आपका 3,000 निकल गया तो 30% इन्फ्लेशन हो गया वो। पर वो ब्लैक मार्केट जो प्राइस है वो हमारे ऑफिशियल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आता ही नहीं है। तो इसलिए ऑफिशियल इंडेक्स तो 3.5-4% दिखाएगा, एक्चुअल में जो गरीब आदमी है उसके लिए तो 30% 40% इन्फ्लेशन हो गया। तो हम असली आंकड़े न तो ब्लैक इकोनॉमी की वजह से सामने आते हैं और न ही क्योंकि हम जिस तरह से उस डेटा को इकट्ठा करते हैं, तो असली आंकड़े जीडीपी के भी नहीं आते और जो इन्फ्लेशन के भी नहीं आते। तो इसलिए हमारी पॉलिसी जो है वो गलत हो जाती है। अगर हम गलत आंकड़ों पे अपनी पॉलिसी बनाएंगे तो पॉलिसी गलत हो जाएगी। तो $3.8 ट्रिलियन अभी जीडीपी है इंडिया का, तो आपके हिसाब से एक्चुअल नंबर ये कितना होना चाहिए? एक्चुअल में इसमें जो हमारा असंगठित क्षेत्र है ना, उसको हम सही नहीं नापते। हुँ, हम ये मान लेते हैं कि जैसे संगठित क्षेत्र चल रहा है उसी प्रकार असंगठित क्षेत्र चल रहा है, हुँ, जबकि असंगठित क्षेत्र नोटबंदी के समय से डिक्लाइन कर रहा है। तो एक गिरते हुए सेक्टर को हम प्रॉक्सी करते हैं एक राइजिंग सेक्टर से। तो मैंने ये सबसे पहले जब नोटबंदी वाली मेरी किताब आई थी 2017 में, तो उसमें मैंने ये पॉइंट आउट किया था कि हमारा तो डेटा ही ये गलत है असंगठित क्षेत्र का। तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो नोटबंदी है। नोटबंदी में सबने देखा कि 2016 के नवंबर से नवंबर, दिसंबर, अगले साल जनवरी, फरवरी, मार्च अर्थव्यवस्था रिकवर नहीं की और जबरदस्त गिरावट हुई ट्रेड में, एग्रीकल्चर में, सब जगह। कृषि में हमने देखा कि लोगों ने टमाटर जमीन पे फेंक दिया, शिमला मिर्च जमीन ₹1 ₹2 किलो बिक रहा था, है ना? क्योंकि मंडी में खरीदार नहीं था। दूध सड़क पे फेंक दिया, है ना? फिर उसी तरह फूल सड़ गए खेतों में क्योंकि फूल की डिमांड खत्म हो गई। तो कृषि में भी गिरावट हुई और मार्केट बंद और उत्पादन में कमी। तो सब तरह से अगर आप देखें तो उत्पादन गिर गया 5 महीने, लेकिन सरकार कहती है कि नहीं, सबसे ज्यादा ग्रोथ उसी साल हुई 8%। मैंने जबकि अपनी किताब में एस्टिमेट किया कि -2% ग्रोथ हो गई थी, नेगेटिव ग्रोथ? नेगेटिव, क्योंकि 5 महीने आपका तो जबरदस्त धक्का लगा ना। हुँ, तो 7 महीने आपकी बढ़त रही, पर 5 महीने तो जबरदस्त धक्का लगा क्योंकि मार्केट में ही लोग जा रहे थे, खरीदारी नहीं हो रही थी और इन्वेंट्री बिल्डअप हो रही थी इंडस्ट्री की, तो उनको एक्स्ट्रा वेयर हाउस लेना पड़ा, फिर उनको अपना जो प्रोडक्शन रोकना पड़ा। यहाँ तक कि उस समय ये हुआ कि लग्जरी कारों का भी डिमांड कम हो गई। ये लग्जरी कार तो सिर्फ अल्ट्रा रिच खरीदते हैं, अल्ट्रा रिच के पास भी जो पैसा नहीं था खरीदने का, तो लग्जरी कारों की डिमांड उस साल गिर गई नवंबर, दिसंबर, जनवरी में। तो यानी कि उत्पादन में आपकी कमी आई, कृषि में कमी आई, है ना, सर्विसेज में कमी आई, पर आप कह रहे हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ 8% हो गया, हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ। तो 10% का एरर था, -2 की जगह आपने 8% दिखा दी। फिर दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि हम इस साल का डेटा अगले साल में प्रोजेक्ट कर देते हैं, पर इस साल अगर नॉर्मल ईयर है और नेक्स्ट ईयर क्राइसिस ईयर है, तो आप ये प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको जो हाई जीडीपी दिखेगा, हुँ, फिर उसको आप अगले साल फिर आप प्रोजेक्ट करेंगे तो फिर वो हाई दिखेगा। तो हमने एक के बाद एक क्राइसिस आया, पहले नोटबंदी का क्राइसिस आ गया, फिर जीएसटी का क्राइसिस आ गया, फिर एनबीएफसी का क्राइसिस आ गया और फिर पैंडेमिक आ गया और फिर यूक्रेन का भी आ गया उसके बाद। तो मतलब इतने बड़े धक्के लगे, तो असंगठित क्षेत्र तो गिरावट पे था और हम दिखा रहे हैं कि असंगठित क्षेत्र संगठित क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है, जबकि संगठित क्षेत्र ऐसे जा रहा है, असंगठित क्षेत्र ऐसे जा रहा है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण
अगर आप देखें तो जैसे कि प्रेशर कुकर इंडस्ट्री है, उसमें जगन्नाथन जी जो उस समय चेयरमैन थे प्रेशर कुकर इंडस्ट्री के, उनका बयान था 2018 में कि हम 30 यूनिट हैं जो प्रेशर कुकर बनाते हैं, 5 बड़ी इकाइयां हैं और 25 छोटी इकाइयां हैं। ये जो 5 बड़ी इकाइयां हैं, हम बहुत खुश हैं, हम 24% ग्रोथ हो रही है। और अगले सेंटेंस में कहा क्योंकि ये 25 इकाइयां ये जीएसटी से कोप नहीं कर पा रही, डिमांड हमारी तरफ आ गई, तो वो गिरावट पे है, हम बढ़त। तो अगर आप अपना जो ग्रोथ को ये बड़ी इकाइयों के हिसाब से नापोगे तो ये जो गिरावट है वो तो दिखेगी नहीं, उसको भी आप बढ़त दिखा दोगे। उसी तरह ट्रेड सेक्टर जो कृषि के बाद सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, तो उसमें ई कॉमर्स 20, 30, 40% बढ़ रहा और नेबरहुड स्टोर में लोग नहीं जा रहे, तो डिमांड यहां से वहां शिफ्ट कर गई। तो वो जो 20, 30, 40% ग्रोथ है वो असंगठित क्षेत्र की ग्रोथ थोड़ी ना है, वहां तो गिरावट है। उसको अगर आप इससे ई कॉमर्स से नापोगे तो आपका तो 30% का ओवर एस्टिमेट हो जाएगा। तो आपको यही खबर आपको लेदर गुड सेक्टर से, यही खबर आपको एफएमसीजी से, बाकी टेक्सटाइल से, लगेज इंडस्ट्री सबसे ये आ रही है कि असंगठित क्षेत्र गिरावट पे, संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है। तो घटते हुए सेक्टर को आप प्रॉक्सी कर रहे हो बढ़ते सेक्टर से। तो मैंने जब मेरी इस पे डिमोनेटाइजेशन पे किताब आई 2017 में, तो तब से मैं ये बात बता रहा हूँ। अब बाकी इकोनॉमिस्ट भी ये मानने लगे ये बात, अभी तक नहीं मानते थे, पर अभी भी वो ये नहीं कहने को तैयार हैं कि अभी हमारा रेट ऑफ ग्रोथ 6.5% नहीं है, वो 2% है। सिर्फ 2% है रेट ऑफ। वजह उसकी बड़ी आसान है, हमारा जो संगठित क्षेत्र है वो 55%, तो अगर वो 6% पे बढ़ रहा है तो 3.3% हो गया। करेक्ट। और हमारा जो नॉन एग्रीकल्चर असंगठित क्षेत्र है वो 30% है, वो अगर 5% गिर रहा है तो मतलब -1.5 हो गया। राइट। तो 3.3 - 1.5 तो आपका 1.8। जा 1.8%। उसमें कृषि का 0.2% ऐड कर दिया तो 2% की ग्रोथ हुई। तो हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो एवरेज में 6-6.5% नहीं है, वो 2, सवा 2, 2.5% है अगर आप पिछले 10 साल का देखें। तो इसीलिए मैंने अनुमान लगाया कि इस समय हमारा जीडीपी 55% ओवरस्टेटेड है। मतलब जो हम $3.8 ट्रिलियन कह रहे हैं वो एक्चुअली $2.5 ट्रिलियन के आसपास है, क्योंकि हम ओवरस्टेट कर रहे हैं। और ओवरस्टेट कैसे कर रहे हैं इसको? मतलब कि जो असंगठित क्षेत्र गिर रहा है 5%, उसको हम दिखा दे रहे हैं 6% बढ़त, तो यानी 11% ओवरस्टेट कर दिया उसको। तो जस्ट इफ आई कैन सिंप्लीफाई, अगर वही एग्जांपल आपका ई-कॉमर्स का लिया, तो ई-कॉमर्स के केस में जैसे ऑनलाइन सेल्स बढ़ गए थे, बट किराना के जो सेल्स थे वो कम हो गए थे, वो गिरावट पे थे। तो आप बोल रहे हो कि वो वाले जो सेल्स है वो अकाउंट फॉर नहीं होते, बिकॉज यही ग्रोथ अकाउंट फॉर हो गया, और जो गिरावट हो रहे थे वो माइनस नहीं हुआ था। वो नहीं कर रहे, तो उसका भी हम यही दिखा दे रहे हैं कि वो भी 20% बढ़ रहा है, जबकि एक्चुअली में वो गिरावट पे है। अच्छा। है ना? तो जो गिरता हुआ सेक्टर है उसको हम बढ़ता हुआ सेक्टर दिखा रहे हैं। तो आपके हिसाब से आज इंडिया का जीडीपी $2.5 ट्रिलियन है, ना कि $3.8 ट्रिलियन। तो इसलिए हम लोग मतलब चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं हुए थे जापान के बारे में, हम तो 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थे इटली के आगे। और इसमें और भी गड़बड़ है, इसमें और भी क्या गड़बड़ है कि हमारा जो क्वार्टरली डेटा आता है उसमें तो सिर्फ 250-300 कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनियों का डेटा आता है और कुछ हाई फ्रीक्वेंसी डेटा आता है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर के 300, 200, 300, 400 कंपनियों के आधार पे हम पूरे संगठित क्षेत्र का आंकड़ा निकाल देते हैं। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब कि हमारे यहाँ जो बड़ी इकाइयां हैं वो 6000 हैं। हाँ, करेक्ट। उसमें से 1,500-2 हजार एक्टिवली ट्रेडेड स्क्रिप्ट्स होती हैं। राइट। ठीक है ना? तो वो 6000 जो है उसमें से भी 300-400 की डेटा आता है, कॉर्पोरेट सेक्टर के जो रिजल्ट्स आते हैं उसके बेसिस पे हम निकाल देते हैं कि ये इस तरह से संगठित क्षेत्र चल रहा है, और उसी के हिसाब से बोल देते हैं कि इसी हिसाब से असंगठित क्षेत्र चल रहा है। तो दोनों चीजें गलत हैं। संगठित क्षेत्र का भी पूरा डेटा नहीं आया, असंगठित क्षेत्र का तो आया नहीं। और फिर क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा पिछले साल क्या था उसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी डेटा से। अब पिछले साल अगर नॉर्मल ईयर था तो नॉर्मल उत्पादन होगा, पर इस साल तो गिरावट पे है, तो हमने उसको जब प्रोजेक्ट किया हाई फ्रीक्वेंसी डेटा से तो गलत डेटा आ जाएगा। तो वो भी एक और एडेड गलती है। तो मतलब तरह तरह की गलतियां हैं, और इसीलिए IMF ने भी 2 साल से कहा कि हमारा डेटा रिलायबल नहीं है। उसने हमारे नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स को ग्रेड C कर दिया। अच्छा। कि ये रिलायबल नहीं है।
तो ग्रेड सी का क्या मतलब बेसिकली इट्स नॉट ए तो मतलब Best अच्छा है, है। बी रिलायबल है, Yeah. सी में मतलब रिलायबिलिटी कम है, डी में तो बिल्कुल रिलायबिलिटी नहीं। और कितने कंट्रीज हो गए जो सी में आएंगे या डी में वो आएंगे? तो मुझे याद नहीं कि Okay. कितने हैं, है ना। बट बाकी जो कंट्रीज है लाइक यूएस वगैरह वो सब ए में हाँ, ए मतलब में जो आते हैं क्या? बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं वगैरह उनको ए वगैरह में डाल देते हैं, Okay. कुछ और भी हैं, पर बेसिकली इंडिया का जो डेटा है ना, वो बहुत एक्सटेंसिव है। और आईएमएफ ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने जब देखा तो बहुत सारी गलतियां पॉइंट आउट की, जैसे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, हाँ। मैं तो और भी ज्यादा गलतियां, उन्होंने भी थोड़ा उसमें देखा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, तो उसके आधार पे उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि रिलायबल नहीं है। और कब बोला ये आईएमएफ ने? पिछले साल भी बोला, उससे पहले भी, पर पिछले साल क्या है, हिंदू की स्टोरी आ गई तो एकदम बवाल मच गया कि आईएमएफ ने कह दिया। नहीं तो एक्चुअली एक साल पहले ही उन्होंने बोला था कि इंडिया का डेटा रिलायबल नहीं है। अच्छा। हाँ, इंडिया का जो नेशनल अकाउंट स्टेटिस्टिक्स का डेटा है वो रिलायबल नहीं है। तो अभी तक सरकार कहती थी कि नहीं देखो, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, एडीबी है, वो भी बोल रहे हैं कि हमारी ग्रोथ रेट 6.5-7% है। तो मैं कहता था कि आईएमएफ कोई डेटा कलेक्टिंग एजेंसी नहीं है, एडीबी डेटा कलेक्टिंग एजेंसी नहीं है, वर्ल्ड बैंक डेटा कलेक्टिंग एजेंसी नहीं है। ये तो सरकार का ही डेटा लेके उस पर करते हैं एनालिसिस ना, ये तो कोई अलग से डेटा नहीं इकट्ठा करते। तो उसमें 0.1 0.2 इधर उधर करके वो अपना एनालिसिस कर देते हैं। तो जो गलती हमारे जीडीपी डेटा में जो सरकार के है, वही एडीबी के डेटा में, वर्ल्ड बैंक के डेटा में और आईएमएफ के डेटा में है। मतलब वही जो नॉन रिलायबिलिटी है। तो इसलिए हम ये कहें कि जी नहीं, हमारा तो डेटा अच्छा है ना, क्योंकि आईएमएफ भी कह रहा है, तो वो कोई बात नहीं बनी। क्योंकि जो डेटा में हमारी कमजोरी है वही डेटा आईएमएफ, एडीबी, वर्ल्ड बैंक के डेटा में है। करेक्ट। तो इसलिए हम ये उससे नहीं कह सकते, है ना। अच्छा, मतलब अगर ऐसा है कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा कर रही है ना, तो फिर हमको इतने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने की क्या जरूरत पड़ती है ना। हमारे यहाँ बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमारा असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है। अगर असंगठित क्षेत्र 6% पे बढ़ता होता तो फिर बेरोजगारी की समस्या नहीं होती। क्योंकि वो गिरावट पे है इसलिए लोगों को काम नहीं मिल रहा, और खासकर यूथ को नहीं मिल रहा और हमारी महिलाओं को नहीं मिल रहा। तो यूथ में 15 से 29 साल के बच्चों में बहुत बेरोजगारी है और महिलाओं में बहुत बेरोजगारी है। बल्कि बहुत सारी महिलाओं ने तो काम ढूंढना बंद कर दिया, मिलता ही नहीं काम। कहाँ पे हो रहा तो है ऐसा? जिसको सारे देश में, मतलब जिसको हम बोलते हैं ना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, करेक्ट। मतलब कितने परसेंटेज हैं जो मतलब लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो भारत का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के कंपैरिजन में कम है। कितना है इंडिया का? उसमें दो चीजें हैं, एक तो आईएलओ की परिभाषा होती है, एक सरकार की परिभाषा। सरकार के हिसाब से वो बोलते हैं जी 55-58% है। आईएलओ की डेफिनेशन के हिसाब से सीएमआई बोलती है 47-50% के आसपास है। आईएलओ क्या है? आईएलओ मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ओके। ये मतलब बाहर की बॉडी है एक? यूएन की बॉडी है, ओके। जो मतलब एक पैरामीटर सेट करती है देशों के लिए। मतलब सारे देश उसको फॉलो करते हैं, ओके। पर हम अपनी अलग से परिभाषा रखते हैं। तो और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कितना है? ब्राजील बड़ा है, चाइना बड़ा है, अमेरिका बड़ा है, वहां पे 65 से 70% है। तो हमारे यहाँ 10 से 15% कम लोग हैं लेबर फोर्स में। तो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने काम ढूंढना बंद कर दिया। तो हम लोगों ने अपनी जो रिपोर्ट बनाई थी एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पे 2022 में, तो उसका मैं चेयरमैन था कमीशन का। तो हम लोगों ने दिखाया कि 380 मिलियन यानी 38 करोड़ लोगों के पास तो कुछ काम है या ढंग का काम, 28 करोड़ के पास नहीं है या ढंग का काम नहीं है। क्योंकि 4 तरह की बेरोजगारी होती है। एक तो ये आप काम ढूंढ रहे हैं, आपको काम नहीं मिल रहा, तो बेरोजगारी हो गई। एक ये कि आप बाजार में 12 घंटे खड़े हैं, आपको 2 या 3 घंटे काम मिल रहा है, तो आपके लिए एडिक्वेट अर्निंग नहीं है, आप सिर पे बोझा ढो रहे हैं, आप जो ठेला चला रहे हैं, है ना, आप कुछ खोमचा बेच रहे हैं सड़क पे, आप कुछ मूंगफली बेच रहे हैं, है ना, तो आपकी इनएडिक्वेट अर्निंग है, आप बैठे हुए हैं पर ज्यादा काम नहीं है ना। तो वो हम उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि आपको 10-12 घंटे काम होना चाहिए लेकिन आप 2 या 3 घंटे कर रहे हो, तो अर्निंग आपकी नहीं हो रही, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट हो गया। तीसरा हो गया डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब दुकान पे परिवार के 3 लोग बैठे हैं, काम एक ही का है, तो आप 3 को काउंट कर लेंगे, ओके। है ना। खेत पे आप मतलब काम एक का है, छोटा खेत है, आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ का, पर 3 लोग वहां पे बैठे हुए हैं, तो उसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं।
और चौथा वो है जहाँ पे आपने काम ढूंढना ही बंद कर दिया क्योंकि मिल ही नहीं रहा। तो महिलाओं की संख्या बहुत है उसमें, मतलब जो पुरुष हैं उसमें तो 70-72% को मिल जाता है, पर महिलाओं में 30-32% को ही मिलता है। तो बहुत कम महिलाओं को, तो बहुत सारी महिलाओं ने काम ढूंढना बंद कर दिया है, वो काम ही नहीं ढूंढ रही हैं। और ये जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटी भी होता है क्या? हाँ, वो तो एक ही काम के लिए अलग-अलग तनख्वाह मिलती है। तो वो जेंडर वेज इसलिए कि भई जो महिलाएँ हैं, उनको बच्चों को भी देखना पड़ता है, चाइल्ड बर्थ भी हो जाता है वगैरह-वगैरह। तो तरह-तरह से जब इंडस्ट्री बोलती है या जो एम्प्लॉयर बोलता है कि इससे तो उतना मेहनत नहीं हो पाएगी जितना आदमी से होगा, तो इसलिए आदमी की तनख्वाह ज़्यादा रखते हैं, पर महिलाओं की तनख्वाह कम रखते हैं। तो जेंडर डिस्पैरिटी तो बहुत है ना? अच्छा, और फिर ये है कि जो ऐसा नहीं कि महिला काम नहीं कर रही, वो घर पे सारे काम कर रही है, तो उसपे तो डबल बर्डन होता है ना। वो घर का भी देख रही है और बाहर भी काम कर रही है। अब जैसे जो घर में बाई वगैरह आती हैं, पहले घर का काम करके जल्दी-जल्दी भागी-भागी आएँगी, काम करेंगी, फिर वापस घर जाएँगी, फिर बच्चों को देखेंगी, फिर अब कुछ और काम करेंगी, है ना? तो महिलाएँ महिलाएँ काम कर रही हैं, लेकिन उनको उसकी पगार नहीं मिलती, तो फ्री लेबर दे रहे हैं, है ना? तो हमारे जीडीपी में वो काउंट नहीं होता है, जो फ्री लेबर है। तो इसलिए कई जगह तो जैसे कि न्यूज़ीलैंड वगैरह में सुनने में आता है कि जो महिलाएँ घर पे काम कर रही हैं, उनको भी एक वेज देती है जिससे घर ठीक से चले। क्योंकि वी शुड वैल्यू द वर्क, जो महिलाएँ काम कर रही हैं, उनकी ये मतलब हमें अहमियत समझनी चाहिए कि वो एक्चुअल हुँ। में समाज में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। वो खाली नहीं है, जैसे कि कोई हाउसवाइफ से पूछे कि भई आप क्या काम कर रहे हो? बोले मैं कुछ भी नहीं काम कर रही, जबकि वो बहुत मेहनत कर रही है। तो ये भी एक जेंडर पर्सपेक्टिव है कि भई हुँ, जब मैं बाहर काम करके कमा रही हूँ, तब मेरा काम है, घर में काम कर रही हूँ तो काम नहीं है कुछ, राइट। है ना? तो ये भी हमको देखना चाहिए। और फिर हम कहते हैं जी हम तो विश्व गुरु हो गए, है ना? हम तो जैसे सब कुछ कर लेंगे, हम तो विकसित हो जाएँगे, है ना? अब आप ये सोचें कि हम कैसे विश्व गुरु हो गए? कितने अमेरिकन लाइन लगाते हैं इंडियन एम्बेसी के बाहर कि इंडिया आना है, यहाँ काम करने के लिए। हमारे आप देखें तो पंजाब में लाइनें लगी रहती हैं कैनेडियन एम्बेसी के बाहर, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के बाहर, ब्लॉक्स के ब्लॉक्स लाइनें, इतना यूथ वहाँ जाना चाह रहा है। क्या कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में क्या इंडिया आने के लिए कोई जब यूथ लाइन लगा के खड़ा हुआ है? तो हमारे यहाँ से ही क्यों जा रहा है? हमारे स्किल, हमको तो ये भी नहीं शर्म आती कि हम डिमांड करते हैं कि हमें और H1B वीज़ा मिले, जिससे कि हमारा और जो एजुकेटेड यूथ है वो वहाँ चला जाए। शर्म नहीं आती हमें। हम अपने जो स्किल टैलेंट को बाहर भेजने को तैयार हैं, क्योंकि हम यहाँ जॉब नहीं दे पा रहे। क्या अमेरिका से जो स्किल्ड वर्कर वो इंडिया आ रहा है? क्या जापान से स्किल्ड वर्कर इंडिया आ रहा है कि यहाँ काम करने के लिए? नहीं आ रहा। तो हम किस प्रकार के विश्वगुरु हैं कि हम अपनी टैलेंट को बाहर भेज रहे हैं। जो हमारे सबसे टैलेंटेड हैं, उन्हीं को हम बाहर भेज रहे हैं। तो विश्वगुरु का तो मतलब होना चाहिए कि भई हम सबसे आगे हैं। हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं, तो अमेरिका क्यों विश्वगुरु है? वो कहता नहीं है कि हम विश्वगुरु हैं, पर सब मानते हैं, है ना? क्योंकि हुँ, सब जगह से लोग वहाँ जाना चाह रहे हैं। इल्लीगली जा रहे हैं, लीगली जा रहे हैं, है ना? क्योंकि वहाँ पे आपको काम भी मिल रहा है, तनख्वाह भी अच्छी है। यहाँ तो काम भी नहीं मिल रहा, तनख्वाह भी जे बहुत कम है। असंगठित क्षेत्र में तो 10-11 हज़ार रुपए महीने में, आपका खर्चा भी नहीं चलता उसमें पूरा। तो इसलिए हमें ये देखना है कि देश में हमारी परेशानियाँ क्या हैं? उसके आधार पे हम नीतियाँ बनाएँ। तो राइट। सबसे बड़ी समस्या आज बेरोज़गारी और गरीबी की है। जितनी बेरोज़गारी होगी, उतनी गरीबी होगी। जैसे हमने दिखाया कि 38 करोड़ लोगों के पास तो कुछ ढंग का काम है। यानी कि अब हम 146 करोड़ हो गए। तो मतलब हर एक व्यक्ति जो काम कर रहा है, उसके ऊपर 4 लोगों का बोझ है। अगर ये 28 करोड़ लोगों को भी काम मिल जाता, तो हर एक व्यक्ति पे 2.2 लोग निर्भर होते। तो अभी एक व्यक्ति के ऊपर 4.4 लोग निर्भर हैं, वो 2.2 हो जाते, तो परिवार की प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाती। तो हमको काम देना बहुत ज़रूरी है। हम काम नहीं दे पा रहे और इसीलिए यूथ बाहर जा रहा है। यहाँ पे काम भी नहीं है और अगर काम मिलता भी है तो कोई ऐसा-वैसा हल्का-फुल्का काम होता है जिसमें तनख्वाह भी नहीं होती है ना? तो अगर हम काम जनरेट करना शुरू करें
तो फिर हमारा यूथ बाहर नहीं जाएगा। आज अगर हम अपने यूथ को बोलें कि भाई मत जाओ, तो कह रहे भाई काम तो दो, काम तो मिल नहीं रहा, और काम मिल भी रहा है तो कोई छोटा मोटा काम मिल रहा है। तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमारे लिए की है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की है। अगर हम टेक्नोलॉजी में पिछड़ जाएंगे तो जो रहा सहा काम है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, एआई डिस्प्लेस करता रहेगा। तो भारत के सामने अगले साल 2 साल में बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। टेक्नोलॉजी का चैलेंज है, पर्यावरण का चैलेंज है, ये जो ग्लोबल एनर्जी का क्राइसिस है उसका चैलेंज है, फिर ग्लोबल एक कोल्ड वॉर है। एक तरफ अमेरिका और रिच नेशंस हैं, दूसरी तरफ चीन, रूस, ईरान, ये हो गए हैं। तो दो ब्लॉक्स हैं, ये दोनों कैपिटलिस्ट ब्लॉक हैं। चीन भी कैपिटलिस्ट है, मैं नहीं मानता कि वो कहीं सोशलिस्ट है, कम्युनिस्ट है, वो पूरी तरह से कैपिटलिस्ट नीति अपना रहा है। रूस भी कैपिटलिस्ट है, वो तो सोवियत यूनियन का पतन हो गया 1990-91 में, तो उसके बाद से तो वो पूरा कैपिटलिस्ट ही हो गया था, है ना। तो दो कैपिटलिस्ट ब्लॉक में रिसोर्सेज के लिए तनातनी है। तो आप बोल रहे हो चाइना भी कैपिटलिस्ट है? चाइना भी कैपिटलिस्ट है, ज़्यादा ये कि ये स्टेट कैपिटलिस्ट है, स्टेट उसको कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहा है ना। पर वो तो जापान में भी जो वहाँ का जो सरकार है वो पूरा कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करती है। कोरिया में भी, तो कोरिया में तो चाय बॉल्स हैं, वहाँ के तो प्रेसिडेंट वगैरह को भी जो पनिशमेंट हुआ, जेल हुआ करप्शन के लिए, अच्छा। जापान में भी हुआ, है ना, क्योंकि वो पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं इंडस्ट्री को। इसलिए जापान को जापान इनकॉर्पोरेटेड बोलते हैं, कि वो वहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर और जापान एक साथ करते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे जो चाय बॉल्स हैं, जो कोरिया के, वो तो R&D में हैं, है ना। उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की, जैसे कि वहाँ पे ये ह्यूंडई हुई, LG हुए, है ना, ये सब ने टेक्नोलॉजी डेवलप करके वर्ल्ड का मार्केट कैप्चर किया। हमारे जो बड़े-बड़े हैं जिनको आज हम क्रोनी कैपिटलिज्म कर रहे हैं, है ना, उन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप की? अडानीज़ ने, अंबानीज़ ने, टाटाज़ ने कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप की? वो टेक्नोलॉजी में आते ही नहीं है सामने। जो भी है वो सब इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी होती है। तो इसलिए हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हमारा प्राइवेट सेक्टर नहीं करता है। वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करके आगे बढ़ता है। तो इसलिए हमारी जो स्थिति है वो इसलिए बिगड़ी क्योंकि जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने कुछ भी नहीं डेवलप किया। अगर आप 1950 से देख के चलें तो उस समय हमारी लिटरेसी 16% थी, लॉन्जेटिविटी 40 साल की थी, है ना। अब हमारी 80% लिटरेसी हो गई है। अब हमारी जो लॉन्जेटिविटी है वो 70 साल की हो गई है। तो ये है, लेकिन जितना हम कर सकते थे वो नहीं किया। इनफैक्ट साउथ इंडियन स्टेट्स में तो और ज़्यादा लिटरेसी है, राइट? हाँ, केरला वगैरह में तो फुल है ना। राइट। तो हमारे यहाँ जो मतलब जो साउथ और नॉर्थ का डिवाइड है वो बड़ा ज़बरदस्त हो गया है। साउथ इंडिया आगे निकलता जा रहा है, नॉर्थ इंडिया पिछड़ गया है। क्यों? क्या हो गया इसे? मतलब जो नॉर्थ इंडिया है, यहाँ पे हमने जो नीतियाँ अपनानी चाहिए थी वो हमने अपनाई नहीं है। साउथ इंडिया में उनका एडमिनिस्ट्रेशन बेटर है, उनका कैपिटल का यूटिलाइज़ेशन बेटर है ना? तो उससे फिर वो आगे चल दिए। हमारे यहाँ जो नॉर्थ इंडिया में वो प्रॉब्लम है कि मतलब हम कैपिटल को जो है गलत-सलत ढंग से करते हैं, क्रोनिज़्म बहुत है ना? फिर एक बैकवर्डनेस है, जिसको हम कोप नहीं कर पा रहे। तो इसलिए नॉर्थ और साउथ का एक डिवाइड हो गया है। इसीलिए जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है, साउथ इंडिया में अब पॉपुलेशन डिक्लाइन पे होने लगेगी। तो इसलिए जो अभी डिलिमिटेशन की बात है उसमें तनातनी हो गई है नॉर्थ में, साउथ में, क्योंकि साउथ कह रहा है कि हमारा तो हिस्सा और कम हो जाएगा, तो हमारी तो पॉलिटिकल वॉइस कम हो जाएगी, और नॉर्थ की पॉलिटिकल वॉइस बढ़ जाएगी क्योंकि उनकी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बढ़ जाएंगे। साउथ में आई थिंक फर्टिलिटी रेट 1.5 टू 1.7 हाँ, मतलब 2.08 होता है एवरेज। नहीं, 2.08 चाहिए टू मेंटेन पॉपुलेशन। करेक्ट। अगर 2.08 से कम हो जाता है तो फिर आपकी पॉपुलेशन घटने लगेगी। 2.08 से ज़्यादा है तो आपकी पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी। तो साउथ इंडिया में कितना है? 1.5 1.7? मतलब वो केरला में बहुत कम हो गया है, बाकी आंध्रा में और इसमें इतना कम नहीं हुआ है, पर ऑन एन एवरेज बहुत कम हो गया है। और तभी तो नॉर्थ में नॉर्थ कितना? में मतलब मेरे ख्याल में 2.4 या 2.5 चल रहा है, ओके, तो नॉर्थ में पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो इसलिए मतलब कि साउथ और नॉर्थ का डिवाइड एक क्रिएट हो रहा है। जीडीपी पर कैपिटा फिर साउथ का ज़्यादा होगा, राइट? एज़ कंपेयर हाँ, टू हाँ, नॉर्थ। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा क्या? उसमें भी बहुत, क्योंकि बिहार तो सबसे लोएस्ट है, जो 17 बड़े प्रांत हैं देश के, हाँ। उसमें बिहार सबसे कम है।
और उसके कंपैरिजन में तमिलनाडु और महाराष्ट्र में शायद 4 गुना या 5 गुना ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है। 5 टाइम्स, माय गॉड। एक ऐसा भी कोई टर्म था ना बीमारू, इसका क्या मतलब होता है? बीमारू मतलब कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, इनको बोला था क्योंकि ये बैकवर्ड थे। मतलब यहाँ पे रेट ऑफ ग्रोथ कम था, तो इनको फिर बीमारू स्टेट्स कहा गया। हुँ। तो अभी ग्रोथ रेट बढ़ रहा है इन स्टेट्स में? अब कह तो रहे हैं कि बिहार का रेट ऑफ ग्रोथ अच्छा हो गया था, पर अभी भी वो सबसे पीछे है। जब 17 बड़े जो प्रांत हैं, उनमें वो सबसे पीछे बिहार ही है। तो ये एक समस्या है कि कैसे ये होगा? हुँ। आप आपकी बुक में आर्ग्यू करते हो फॉर हाई डिनोमिनेशन नोट्स, तो उसका क्या रीज़न है? नहीं, मेरा ये कहना है कि ब्लैक का मतलब कैश नहीं है। हाँ। तो ये नहीं कि मतलब क्योंकि आपके हाई डिनोमिनेशन नोट्स हैं इसलिए ब्लैक जनरेट हो रहा है। सरकार तो ये कह रही है ना कि भई अगर 2000 रुपए के नोट हुए तो और भी आसान हो जाएगा ब्लैक को स्टोर करना। पर अगर ब्लैक का मतलब कैश नहीं है, तो इसका मतलब है कि नोट बड़े होना या छोटे होने से आपका नहीं होगा। अब जैसे कि उस समय जब 2018 में जब नोटबंदी हुई तो उस समय 18 लाख करोड़ के करीब कैश इन सर्कुलेशन था, ठीक है ना? अब वो 40 लाख करोड़ हो गया है। यूपीआई वगैरह सब बढ़ गया, ये भी बढ़ गया। डिमोनेटाइजेशन के बाद भी कैश इन सर्कुलेशन बढ़ गया। बढ़ गया, डबल से डबल ज़्यादा हो गया, डबल से ज़्यादा, हाँ। है ना? तो इसका मतलब ये देखो कैश तो आपको सर्कुलेशन के लिए चाहिए, है ना? जो मतलब ये मेरी जेब में कैश हुँ, है ना? वो मैं क्या दुकान में जाके कुछ चीज़ खरीदूँगा ना, तो सर्कुलेट कर रहा है, वो अपने आप में इनकम जनरेट नहीं कर रहा। हाँ। तो इसीलिए जो कैश है, उसका इनकम के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं है। वो रुपया कितनी तेज़ी से मैंने आपको दिया, आपने उसको दिया, उसने उसको दिया, तो तेज़ी से घूमेगा तो थोड़े से नोट तेज़ी से घूम जाएँगे। और वही अगर स्टिल हो जाए तो ज़्यादा नोट हैं, फिर भी सर्कुलेशन नहीं होगा, है ना? तो एक वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन होती है ना? कि कितने नोट हैं और कितनी बार वो साल में घूमते हैं। तो इसका क्या मतलब है जैसे अभी 40 लाख करोड़ है, तो इसका मतलब है कि टोटल कैश पूरे इंडिया में 40 लाख करोड़ सर्कुलेट हुआ है, राइट? नहीं सर मतलब 40 लाख करोड़ रुपया पब्लिक के पास है आज ना? की तारीख में। हाँ, और ये डिमोनेटाइजेशन के टाइम 18 लाख 18 लाख करोड़ था, करोड़ तो ये रुपया। इतना कैसे बढ़ गया फिर? डिमांड होती है। जैसे कि आप मार्केट जाएँगे, तो मार्केट में डिमांड है ना? आप जो ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, फिर आप कितना घर में रख रहे हैं, हुँ। है ना? कितनी आपको लगता है कि भई अनसर्टेनिटी है। तो मतलब ये है ना कि कैश कुछ होना चाहिए। तो भले ही कैश ट्रांज़ैक्शंस या कैश स्पेंड्स कम हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि कैश इन सर्कुलेशन भी कम हाँ, होगा। हाँ, भले ही क्योंकि यूपीआई से पे कर रहा हो बट कैश जो है वो मेरे पास ऑलरेडी है या हाँ, तो उसके थ्रू मैं कुछ हाँ, और भी कर वो रहा हूँ तो वो बिज़नेसेस वग़ैरह जो है ना, हुँ, उनको रखना पड़ रहा है या जो मतलब लोग हैं वो अनसर्टेन हैं, तो अनसर्टेनिटी के चलते हुए वो कैश को रख रहे हैं अपने पास, अच्छा है ना? ओके। तो जब भी अनसर्टेनिटी होती है, जैसे पैंडेमिक के दौरान लोगों ने घर में ज़्यादा कैश रखा, हुँ, है ना? क्योंकि अनसर्टेनिटी होगी तो फिर पता नहीं कब क्या प्रॉब्लम हो, बैंक में पैसा मिले ना मिले, है ना? तो इसलिए तो अनसर्टेनिटी का जब टाइम होता है तो कैश को ज़्यादा रखते हैं। हुँ, तो ये भी एक है कि भई देश में जो अनसर्टेनिटी है, वो काफ़ी अनसर्टेन एनवायरनमेंट है इस समय, तो इसलिए लोग कैश होल्ड करते हैं। हुँ। तो ये फिर नंबर जो है कैश इन सर्कुलेशन का, ये बढ़ता ही जाएगा ना यहाँ से तो ये आपके तो हिसाब से? बढ़ता जाता है तो इसीलिए आपको बड़े नोट्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो आप बोल रहे हो कि बड़े नोट्स प्रिंट होने चाहिए। बड़े नोट अब ये बात एक्चुअली 2012-13 में आरबीआई ने ऑलरेडी कहा था कि देखो कैश की ज़रूरत पड़ती है लोगों को, तो हमको 2000, 5000 और 10,000 के नोट प्रिंट करने चाहिए। मतलब 1978 का जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसके पहले भी 5000, 10,000 रुपए के नोट होते थे। अच्छा पहले 10,000 के नोट्स होते हाँ, थे? हाँ, ओके, हाँ। बहुत कम थे, हाँ। करीब 135 करोड़ के ही थे। उस समय तो मुझे याद है कि मेरी जेब में 10-12 रुपए रहते थे, है ना? मैं पेट्रोल भी स्कूटर में डलवाना होता तो ₹3 का पेट्रोल डलवाता था, है ना? तो उस समय कैश की ज़रूरत कम थी क्योंकि दाम कम थे। अब दाम भी बढ़ गए, उत्पादन भी बढ़ गया है, तो अब कैश की डिमांड और बढ़ गई है ना? तो कैश ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं कि आप ब्लैक कर रहे हैं। अब जैसे जापान है, वहाँ पे तो कैश ही लोग रखते हैं। मतलब जीडीपी का 18% वहाँ पे कैश रखा जाता है। हुँ? लेकिन वहाँ पे ब्लैक इकोनॉमी हमसे बहुत कम है। नाइजीरिया में
कितना 1.5% या कुछ कैश है जीडीपी का, लेकिन करप्शन बहुत है। और स्वीडन में भी 1.5% है। स्वीडन में बहुत कम ब्लैक इनकम जनरेशन है। स्वीडन में 1.5% ब्लैक इनकम जनरेशन होगा, नाइजीरिया में पता नहीं कितना है, 40-50% होगा। तो कैश का मतलब ब्लैक नहीं होता। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो ज्यादा कैश होगा, बड़े नोट होंगे तो ज्यादा ब्लैक जनरेट होगा, राइट। क्योंकि कैश जो है वो तो सर्कुलेट करने के लिए है ना। आप इसको जो पैसा जेब में है उसको खाते तो नहीं है ना, उससे कोई सामान खरीदते हैं, है ना, ठीक है ना। वो सामान खरीदते हैं, कोई जो सर्विस लेते हैं, कुछ करते हैं, तो दैट इज फॉर सर्कुलेशन। जैसे ब्लड होता है, मैंने उदाहरण अपनी किताब में दिया कि पूरी बॉडी में ब्लड क्या करता है, वो सब जगह ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कोई सेल जो है वो ब्लड थोड़ी ना खा लेता है, ब्लड तो घूमता रहता है, वो तो सर्कुलेट करता रहता है ना। और अगर आप किसी के बॉडी से 85% ब्लड निकाल लें और 5% हर हफ्ते डालते रहें तो आदमी मर जाएगा। तो उसी तरह हमारा जो असंगठित क्षेत्र है, जो कैश पे काम करता है ना, उसके पास चेकिंग, बैंक अकाउंट ये सब नहीं है, तो वो तो कैश पे करता है। जैसे कैश की शॉर्टेज हुई तुरंत वो बंद हो गया। उसके पास रॉ मटेरियल खरीदने का पैसा नहीं, उसको जो वेजेस देने का पैसा नहीं, है ना। तो इसीलिए तो नोटबंदी का जबरदस्त असर पड़ा हमारे संगठित क्षेत्र पे। जो संगठित क्षेत्र है वो तो बैंक से, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से, सब तरह से अपना काम कर सकता था, तो लेकिन उसके ऊपर भी असर पड़ा, क्योंकि जब मार्केट में पैसा नहीं था तो मॉल्स खाली हो गए, दुकानों पे लोग कम जा रहे थे, सब कैश बचाने में लगे हुए थे। तो इसलिए कैश जो है उसमें बड़े नोट चाहिए, इसलिए जिससे कन्वीनियंस है। तो अभी आप बोल रहे हो कि 10,000 के नोट्स अगर आ गए तो कन्वीनियंट हो जाएगा। हाँ, वो कन्वीनियंट हो जाएगा लोगों के लिए। नहीं तो आप इतना बंडल जब 500 रुपए के नोट आप लेके घूम रहे हो, उसमें आपको 8-10 नोट में काम हो जाएगा। तो कन्वीनियंस है, कोई ये जरूरी नहीं कि वो मतलब सारा ब्लैक के लिए इस्तेमाल होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो अगर 2018 का देखें, है ना, तो उस समय कितने लोगों के पास 100 करोड़ के नोट होंगे? अगर हम कहें कि 2 लाख लोगों के पास, है ना, अगर 100 करोड़ है तो कितना हो गया? 200 लाख करोड़। तो उतना तो कैश ही नहीं है, 18 लाख करोड़ था सिर्फ। तो मतलब 2 लाख लोगों के पास भी 100 करोड़ नहीं हो सकता। करेक्ट। पर एक धारणा बन गई थी कि लोगों के तो बेडिंग में जो छुपा हुआ है और ये छुपा है वो छुपा है। तो करेंसी तो सर्कुलेट करती रहती है ना। आपके अगर 20,000 भी लोग के पास 100 करोड़ नहीं रखा होगा, क्योंकि वो भी 20 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। तो मतलब आप देखें तो होगा, मतलब लोगों के पास 1-1, 2-2, 5-5 करोड़ कहीं लोगों रखा होगा, उनकी संख्या 1-2 लाख होगी। तो ऐसा नहीं कि सारे बिजनेसमैन के पास इतना जो पैसा, वो तो पैसा सर्कुलेट होता रहता है ना, ब्लैक का भी पैसा सर्कुलेट होता रहता है। तो इसलिए आपके हिसाब से डिमोनेटाइजेशन वाज नॉट अ सक्सेसफुल मूव। जो भी सरकार ने कहा उनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूरा हुआ। ना तो ब्लैक गया, ना जो काउंटरफीट करेंसी गई, ना ही टेररिस्ट फाइनेंसिंग गई, है ना। क्योंकि जैसे ही 2000 के नोट आए तो उसके तुरंत 10 दिन बाद फेक करेंसी नोट 2000 के निकलने लगे। क्योंकि जो फेक करेंसी है वो इतनी अच्छी कौन प्रिंट करता है? फॉरेन गवर्नमेंट। उनके लिए आप कितना भी नया नोट निकाल लो, वो जब उसको फेक कर देंगे। और था कितना फेक करेंसी नोट? आरबीआई के अकॉर्डिंग तो 0.001% था टोटल करेंसी के। तो आप 0.001% को निकालने के लिए इतना बड़ा नोटबंदी कर दिया, जिसका इतना जबरदस्त धक्का लग गया। और फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग सिर्फ काउंटरफीट करेंसी से नहीं होता, उसमें आप डॉलर से भी फाइनेंसिंग करते हो, हवाला से भी फाइनेंसिंग करते हो, गन से करते हो, स्मगलिंग से करते हो, ड्रग से करते हो। तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी चलती रही, टेररिज्म पे भी कोई असर नहीं पड़ा और ब्लैक मनी खत्म नहीं हुआ। मतलब मैंने एक आर्टिकल लिखा था जून जून में ईपीडब्ल्यू में आया था 2017 में। मैंने दिखाया कि जनवरी 10 तक 98.8% करेंसी वापस आ गई थी आरबीआई के पास। जनवरी 10th 2017। हाँ, ओके। और ये मतलब डिमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर 2016 को।
तो 2 महीने में आप बोल रहे हो कि पूरी करेंसी आ गई थी। 98.8% आ गई थी। हाँ, और फिर आरबीआई ने वो डेटा देना बंद कर दिया कुछ महीनों, पर अगस्त में जब एनुअल रिपोर्ट आई तो उनको देना पड़ा। हाँ। तो तब पता लगा 93.3% आ गई थी। और मेरा मानना है 100% से भी ज़्यादा आ गई थी, क्योंकि बहुत सारी जो काउंटरफिट करेंसी है उसको भी ये हुँ, गिन लिया गया। और फिर हमें पता है कि बहुत सारा जो करेंसी थी वो नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में, दुबई में, वहाँ पे लोग रखते थे, क्योंकि बहुत सारे भारतीय वहाँ जाते थे, वो ट्रेड वगैरह करते थे। तो मोर देन 100% करेंसी केम बैक। और क्योंकि इतनी तेजी से आ रही थी और आरबीआई के पास जगह नहीं थी उसको रखने के लिए, है ना, तो वो उसको श्रेडिंग कर रहे थे। उसको मतलब श्रेडिंग करके जो केरला की कंपनी थी वो बोर्ड बना रही थी उसके, जो श्रेडेड करेंसी के क्या बनाया? बोर्ड जो होते हैं ना, जो लकड़ी के बोर्ड। अच्छा, हाँ, ओके। तो मतलब कि वो आरबीआई के पास तो मतलब रिकंसाइल करने के लिए पैसा नहीं, मतलब समय नहीं था, हुँ, क्योंकि इतनी तेजी से आ रहे थे नोट्स ना। तो रिकंसाइल कहाँ से हो सकता था, जबकि ये छुपाने के लिए बोल रहे थे नहीं हम रिकंसाइल कर रहे हैं। तो मैंने आर्टिकल लिखा कि भाई रिकंसाइल तब करोगे जब आपके पास सारे नोट्स होंगे। आप तो नोट्स स्ट्रेट करके उसके बोर्ड बनाते चले जा रहे हो। हुँ, तो इसलिए ये मतलब नोटबंदी का कोई फायदा नहीं हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आपका असंगठित क्षेत्र जो जिसमें 94% लोग काम करते हैं वो धराशायी हो गया, और उसी से फिर बेरोजगारी बढ़ गई। राइट। और उसके अगले साल फिर आपने जीएसटी कर दिया गलत, फिर आपने जो एनबीएफसी का क्राइसिस हो गया, फिर पैंडेमिक हो गया, फिर ये आपका जो यूक्रेन वॉर, और अब ये हो गया। तो बार बार असंगठित क्षेत्र को धक्का लग रहा है, इसीलिए असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है। तभी मैंने लिखा कि 10 से 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है असंगठित क्षेत्र का 2016। यानी कि आपने पिछले 10 साल में 110-120 लाख करोड़ रुपए का असंगठित क्षेत्र को झटका दिया है। और जो आप फ्रीबीज के तौर पे दे रहे हो वो तो 3-4-5 लाख करोड़ रुपए दे रहे हो, तो 10 साल में आपने 30-40 लाख करोड़ रुपए दिया। तो एक्चुअल में तो वो डाउन हो गया ना, पर क्योंकि वो डाउन है तो आप उसके हाथ में कुछ दे रहे हो कि भाई ये ले लो तो हमें वोट दे दो। एक्चुअल में डिक्लाइन। So I'll ask you a trick question now, okay? So let's say अगर आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते, तो आप इमीडिएटली ऐसे क्या 2 या 3 पॉलिसी चेंजेस है जो करना चाहते फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी? देखो हम तो प्राइम मिनिस्टर हैं भी नहीं, होंगे भी नहीं, है ना, पर ये हम लोगों की एडवाइस रही है हुँ, कि देश में जो सबसे बड़ी समस्या है वो काले धन की है। उसी की वजह से बेरोजगारी भी है, उसी की वजह से अर्थव्यवस्था में परेशानी है, टेक्नोलॉजी में, शिक्षा में। और दूसरा है कि हमें रोजगार देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम रोजगार नहीं देंगे तो परेशानी होगी, और उसके लिए हमें मैक्रो में काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो रोजगार होता है वो एक डिराइव्ड वेरिएबल होता है। मतलब जब आपकी पब्लिक फाइनेंस ठीक होगा, आपकी टैक्सेशन की नीति सही होगी, आपके बाकी और चीज़ें, टेक्नोलॉजी की नीति सही होगी, तभी रोजगार आप पैदा कर पाएंगे। तो अगर हमें रोजगार देना है तो ये सब हमें मैक्रो में ठीक करना पड़ेगा। तो ऐसे 2 या 3 मूव्स या डिसीजंस क्या हो गए आपके कि हाँ, अभी तुरंत मैं ये करना चाहूँगा ताकि ये सब इम्प्लीमेंट हो जाए? तो देखो, ये हम लोगों ने कि ब्लैक इकोनॉमी को कैसे टैकल करना है, उसके लिए हम लोगों ने सुझाव दिया कि वेल्थ टैक्सेशन बहुत ज़रूरी है, ओके, क्योंकि आप अपनी प्रॉपर्टी को छिपा नहीं सकते, और हर प्रॉपर्टी पे ये लगना चाहिए वेल्थ टैक्स। तो उससे फिर आपका जब ब्लैक इनकम जनरेशन कम होगा, फिर कॉर्पोरेट टैक्स जो है, अंडर इन्वॉइसिंग, ओवर इन्वॉइसिंग जो बिजनेस करता है, उसको रोकने के लिए आप ग्रोस प्रॉफिट पे टैक्स लगाओ, ना कि नेट प्रॉफिट पे। तो आप ग्रोस प्रॉफिट पे आप टैक्स रेट कम कर दो और उस पे लगा दो, जिससे कि अभी तो एक इंसेंटिव है कि भाई मैं अपनी कार में पेट्रोल डाल रहा हूँ तो मैं बोलता हूँ जी ये तो कंपनी काम से जा रहा हूँ, है ना, तो आपका वो टैक्स में बचत हो जाती है, आपका खर्चा कम हो जाता है। पर ग्रोस प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना है तो चाहे आप उससे पेट्रोल डलवाओ, चाहे 5 स्टार होटल जलवाओ, आपको पहले टैक्स देना है ना। हुँ, तो वो फिर जब कंपनी अपने आप उसको कम कर देगी करना, और आपको टैक्स मिलेगा तो ग्रोस प्रॉफिट पे टैक्स लगाइए। फिर इनकम टैक्स भी ज़्यादा आएगा जब आपका वेल्थ टैक्स ज़्यादा होगा, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी होगी उस पे आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, तो आप इनकम भी ज़्यादा दिखाओगे। फिर ये जो तिगड़ी है, इसको तोड़ना ज़रूरी है। ये जो तिगड़ी है, वो तब टूटेगी जब पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी होगी। अभी तो जितनी भी पार्टीज़ हैं सब, चाहे आप पंजाब चले जाओ, तो वहाँ पे जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने अकाली वालों को अरेस्ट कर लिया, अकाली वालों की सरकार आई तो कांग्रेस को अरेस्ट कर लिया। आप तमिलनाडु चले जाओ तो डीएमके आई तो अन्ना डीएमके के नेता को अरेस्ट कर लिया, अन्ना डीएमके आई तो डीएमके के नेता को। यूपी में जाओ तो सारे नेताओं के खिलाफ डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के केसेस हैं।
तो जो सत्ता पार्टी होती है ना, वो ही ब्लैक इनकम जनरेशन में इन्वॉल्व होती है, वो चाहे कांग्रेस की हो चाहे कोई और हो, है ना। तो उस पे अंकुश कौन लगाएगा? जनता। आज जनता करप्ट लोगों को वोट करती है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा गलत काम भी ये काम कर देगा, मेरे कास्ट का है, मेरे कम्युनिटी का है, मेरा काम कर देगा। तो आज जनता डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही, तो जनता को जागरूकता बहुत जरूरी है, तभी ये ब्लैक इकोनॉमी का असर पड़ेगा। और फिर जब ये सरकार अकाउंटेबल होगी जनता की तरफ, तो रोजगार पे भी कदम उठाएगी। मतलब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको जो इग्नोर कर रही है, या उसको कह रही है कि हम तो उसको ऑर्गेनाइज कर देंगे, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को की तरफ ध्यान देगी, है ना। उसमें क्या जरूरी है, जैसे हमारा माइक्रो सेक्टर है, उसके वो 1.7 का एवरेज एम्प्लॉयमेंट होता है, तो ना टेक्नोलॉजी कर सकता है, ना वो फाइनेंस कर सकता है, ना मार्केटिंग कर सकता है। तो ये तीनों चीजें करने में सरकार को मदद देनी पड़ेगी, कोऑपरेटिव्स बनाने पड़ेंगे, है ना। तो इस तरह के हमने बहुत सारे सुझाव अपनी एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट वाली रिपोर्ट में उसमें दिए हैं। ये जो ब्लैक का है वो भी मैक्रो है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वो भी मैक्रो का है। तो हम क्या क्या करें जिससे कि ये चीज़ें सुधार पे हो जाएं, जिससे कि फिर भारत मतलब तेज़ी से आगे बढ़ने लगेगा, और फिर जब हम प्रोग्रेस करेंगे और बाकी देशों से दबना नहीं पड़ेगा। अभी सबसे हम दब जाते हैं। Right. Chalo, let's start the rapid fire round. Okay. So the first question, okay. Which economic number do you think is wrong every time it is reported? So GDP number is not measured correctly. ठीक है, okay. And I think आपने इसका आंसर दे दिया है पॉडकास्ट पे. Second question, let's see. Oh wow. How much black money flows through one IPL season according to you? I have no idea. But IPL के through black money का क्या relation होता है? Everything that we have a business now, and IPL is a business. Everything will generate black, because that is the way our businesses are functioning. But I have not estimated. I cannot give you a number. Got it, fair. Next question देखते हैं कौन सा है. Which Indian state has the most black money? There is no estimate of state-wise black income generation. So very likely, if you look at percentage-wise, then the least developed state would have a higher percentage, and the most developed would have a lower percentage. But in absolute terms, the more prosperous state will have more. So percentage-wise, it'll be the backward state, and absolute amount will be the developed state. Got it. How much cash do you think is sitting in lockers across India right now? Nobody has estimated कि locker में कितना है. You know, whether it's locker or under the bed or wherever in the business. But this is all in circulation. So if you can say that the total black would be maybe 1 or 2% of the black wealth, so it might come to about 5 or 6 lakh crores. Got it. And the last one, let's see. Oh, this is the trickiest one. Which is the most corrupt department in India, according to you? Most corrupt? Can't say. Nobody estimated separately of how much is it in police or in, you know, ED, or how much is it in various. So that estimate is not available. Ki which department generates how much black. They're in every activity, whether it be property tax, whether it be, you know, in municipal services, and so on. You know, that's why things get fouled up. Because if work is done properly, nobody will bribe. If you don't do the work properly, then, you know, people will bribe you. Yeah. So bribe is a way, I mean, not doing work properly is a way of extracting bribe. Harass the public. So like, for instance, now you have the solar scheme. Now to get the solar or this rooftop solar, you have to make a payment. Otherwise, you will not get. So the one that I got installed, the lady said, look, I can't get you the subsidy. So I said, okay, without subsidy also, I'll install it. Right? So in everything where the public is involved, there is a problem of this black income generation. Otherwise, you get harassed. You know, in municipal corporation, if you're paying property tax, they'll put a fine on you, because they will send you the notice after the date on which the last date is.
So you are reminded after the last date, and then they'll put a fine on you. Hmm. So you go and you want to get it corrected, you have to bribe them. Yeah. My God. So in everything, whether it be property tax, whether it be, like this IEPF, where shares of your parents which have gone into IEPF, right? They'll not clear your thing for years. And then, there are agents who charge 5%, 10% for helping you to get it. And they say that they have to bribe the people. So whatever you see now, any public dealing, and that's because of lack of accountability. सबसे करप्ट कंट्री कौन सी होगी वर्ल्ड में? नहीं, corrupt तो कहना मुश्किल है, but where you see, say like in Sri Lanka, there was a lot of internal strife, and LTT, etc., were doing all kinds of drugs and this and that, gun running, etc., etc. So countries which are in trouble, like Afghanistan and so on, or Colombia, there the drug trafficking is enormous. So all those countries where there is greater strife, they will be the most corrupt. Got it. Fair. Amazing. I think super interesting, very insightful, and thank you so much for sharing everything so frankly and so candidly. Last question, again, I ask all my guests, it's a tricky one. If you were in the shoes of Kushal Lodha and if you were interviewing Professor Arun Kumar, what is one question you would like to ask him towards the end? The one question that I think is, looking at the coming few years, what is it that's likely to happen? So looking at the coming few years, what is it that is likely to happen? The global situation is very dicey, So we are going to face 3-4 very great challenges in the coming few years. Whether it's technology, whether it's environment, whether it's the energy crisis, whether it's the new Cold War. And each one of them itself is a major crisis. The 4 combined together make it very, very daunting. Yeah. So we have to prepare for it from now. If we don't prepare for it from now, then we'll face challenges which become insurmountable. Yeah. And therefore, there can be a deeper crisis that we will face than what we are facing even now. And if you're not prepared for it, then you can really have a tough time in the nation. And the unorganized sector and the poor people will really suffer as a result. Yeah. I think I agree. I think everyone needs to be prepared for these crises which are coming. But thank you so much for coming here, and बहुत मजा आया आपसे बात करके. बहुत चीज़ें सीखने मिली, and आपके books and आपके articles के through भी बहुत सीखा है हमने. Thank you so much for educating us, and wish you all the best with all your future endeavors. I'm sure everyone who's watching this has gained immense insights, immense wisdom. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you very much. Thank you. And thank you for your time. Thank you so much to you for your time. Thank you so much for watching this video till the end. Before we end this video, I'd like to thank Grow for being our title sponsor. With support like this, we can deliver actionable finance content to our audience. So go ahead and download the Grow app today and tell us in the comment section which guest you want so that we can invite them. Also, ऐसे कौन से questions है जो मैंने पूछने चाहिए थे, कौन से questions है जो मैंने नहीं पूछने चाहिए थे, ऐसे कौन से parts है आपको लगता है trim करने चाहिए थे, हमें comment section में बता देना ताकि we can give you the most value additive content. Thank you so much once again for watching this entire podcast, and stay tuned for more amazing episodes of Conversation with Kushal. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.